नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं ओपनिंग बस। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट आज के लिए अगर आप देखेंगे, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और ग्लोबल मार्केट से संकेत काफी मिले जुले हैं। मिले जुले इसलिए हैं क्योंकि कल यूएस के मार्केट्स गिर के बंद हुए, लेकिन एशिया के बाजार अगर आप देखेंगे तो आज आपको ज्यादातर मार्केट्स हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन 2 दिन से हमारे मार्केट्स में जो मिजाज बदले हैं, खासतौर पे छोटे मझोले शेयरों के, वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। तो इस पर पहले फोकस करते हुए आपको बताते हैं कि कल मार्केट्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिला, फिर ग्लोबल मार्केट्स के संकेत समझेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आज कारोबार कैसे हो सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ वीएलए अंबाला जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे। लेकिन देखिए, कल मार्केट में किस तरह का एक्शन हुआ। वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार का मिजाज बदलता हुआ दिखा। दूसरे दिन लगातार हमने देखा दिग्गज थोड़े से फिसलते हुए दिखे, पिटते हुए दिखे और छोटे मझोले शेयरों में एक्टिविटी तेजी की बनती हुई दिखी है। लेकिन तीसरे दिन लगातार दिग्गजों में यानी कि सेंसेक्स निफ्टी में हमने गिरावट बनती हुई दिखी। 20 पॉइंट नीचे निफ्टी, 203 पॉइंट नीचे सेंसेक्स और बैंक निफ्टी भी, जो कि परसों मजबूत था लेकिन 2 दिन से ये भी गिर रहा है, 236 अंकों की गिरावट लेकर ही बंद हुआ। इंट्राडे लो से देखेंगे जो कि 22,812 का था, वहां से करीब 100 अंक ऊपर हम बंद हुए, 22,900 के आसपास। लेकिन फिर भी गिरावट के साथ ही हमारी क्लोजिंग बनती हुई दिखी। निफ्टी के 50 में से 28 शेयर ऐसे जो कि हरे निशान के साथ बंद होते हुए दिखे और कुछ ऐसा ही रुझान हमने बैंक निफ्टी में बनता हुआ देखा। लाल निशान के साथ क्लोजिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन लोअर लेवल से करीब करीब 200 अंकों के आसपास की रिकवरी के साथ बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग बनती हुई दिखी। 4 मेन इंडेक्स हैं जिसमें आईटी, फार्मा, एफएमसीजी परसों के भी लूजर थे। कल उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल का नाम भी जुड़ गया, तो इनको छोड़ दीजिए, बाकी एनएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान के साथ बंद हुए। लीड कौन कर रहा था तेजी को? पीएसयू स्टॉक्स, मेटल, एनर्जी, पीएसयू बैंक, टूरिज्म, तेल गैस और ऑटो इंडेक्स, इनमें हमने कल सबसे ज्यादा उछाल बनता हुआ दिखा। ऑटो इंडेक्स में 8 दिन से लगातार गिरावट आ रही थी, कल वो गिरावट थमती हुई दिखी। लेकिन एफएमसीजी इंडेक्स को देखिए, लगातार 14वें दिन वहां पर लाल निशान के साथ कमजोरी के साथ ही हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, जैसे मैंने कहा, दूसरे दिन लगातार मजबूत थे, कल भी करीब 1.25% की मजबूती के साथ वहां क्लोजिंग देखने को मिली और उसका अंदाजा आपको लगेगा एडवांस डिक्लाइन से। 2000 के आसपास शेयर चढ़कर बंद हुए, 830 शेयरों में हमने गिरावट बनती हुई दिखी। परसों जैसा ही कुछ रुझान हमने एडवांस डिक्लाइन का कल भी बनता हुआ दिखा। लेकिन सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ सकता है, ऐसी आशंका थी। उस वजह से हमने आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, बीएसटी इंडस्ट्रीज जैसे जो स्टॉक्स हैं, इन पर कल 1 से 9% तक की गिरावट बनती हुई दिखी। लेकिन छोटे मझोले स्टॉक्स एक्शन में थे, लाइमलाइट में थे और यही टॉक ऑफ द टाउन है। क्या आज भी इनकी तेजी जारी रहेगी मिले जुले संकेतों के बीच में? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आपको इस कार्यक्रम में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए आप ग्लोबल मार्केट के संकेत किस तरह के। जैसे मैंने कहा, ज्यादातर एशियन मार्केट्स आज मजबूत है। खासतौर पे हांगकांग का बाजार देखिए, जहां पे कुछ देर पहले हमने 1.5% तक का जो अप मूव है वो बनता हुआ दिखा था। हालांकि गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, कमजोर शुरुआत की इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि यूएस के मार्केट नीचे थे। लेकिन एशिया में अगर आप देखेंगे तो जापान के महंगाई के आंकड़े आए हैं, महंगाई बढ़कर आई, 4% रही, जनवरी 2023 के बाद उच्चतम स्तर पर है। कोर महंगाई 3.25% के आसपास रही, जो कि 3.1% रहने का अनुमान था। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे जापानीज मार्केट में आज हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है क्योंकि ज्यादा फोकस येन पे है, जो कि कल 150 का स्तर भी पार कर गया था। आज वहां पर हम देख रहे हैं कि महंगाई के आंकड़ों के बावजूद 150 के लेवल के नीचे कारोबार देखने को मिला है, तो उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। यूएस के बाजार कल आधा से 1% तक गिरकर बंद हुए। डाउ में 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट बनती हुई दिखी। एसएनपी 500 2 दिन से रिकॉर्ड हाई बना रहा था, वो फिसल गया और नैस्डैक की 5 दिन की तेजी पर लग गया ब्रेक। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत हुई आंकड़ों से और नतीजों से। वॉलमार्ट के कल नंबर्स आने वाले थे और नंबर्स के बाद जो आउटलुक उन्होंने पेंट किया है वो कमजोर है, खराब है, जिस वजह से शेयर 6% लुढ़का और उसके साथ साथ जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स भी लुढ़क गए 4% तक। और जो आंकड़े भी आ रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। बेरोजगारी दावा अगर आप देखेंगे 2.14 लाख से बढ़कर 2.19 लाख पर नंबर पहुंचता हुआ दिखा। रॉयटर्स का अनुमान था कि 2,15,000 का नंबर आता हुआ दिखेगा, उससे ज्यादा यहाँ पे हमने जो बढ़त है बेरोजगारी दावा की संख्या में बनती हुई देखी। तो इससे डॉलर इंडेक्स में हमने देखा करीब 0.25% की गिरावट आ गई और 106.50 के भी नीचे फिसलता हुआ दिखा डॉलर इंडेक्स। तो आज हमारे रुपए पे इसका किस तरह का इंपैक्ट आता है वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। और जो वीकनेस है इकोनॉमिक आउटलुक जिस तरह का वॉलमार्ट ने पेट किया है, उससे आप देखेंगे तो 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो भी ऑलमोस्ट 4.5% पर पहुंच गई। कल भी करीब 3 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। यूरोपीय बाजार कल मिले जुले बंद हुए। कच्चा तेल लगातार चौथे दिन मजबूत हुआ है, हालांकि बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन $76 के पार एक हफ्ते के आसपास की ऊंचाई पर पहुंचा है। सोना चांदी स्टेबल है, लेकिन एल्यूमिनियम ये 1 महीने की ऊंचाई पर कल के सेशन में एलएमई पर पहुंचता हुआ दिखा है। तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि यूएस में बॉन्ड यील्ड गिर रही है, डॉलर इंडेक्स हल्का हो रहा है। भले ही यूएस के मार्केट्स गिर के बंद हुए हैं तो हमारे जो दिग्गज स्टॉक्स हैं सेंसेक्स निफ्टी, उस पर प्रेशर आ जाए, लेकिन बाकी जो मूड माहौल है, सेंटीमेंट है, वो यही इशारा कर रहा है कि शायद
छोटे मुद्दे स्टॉक्स में आज भी तेजी बरकरार रह सकती है। कैसा रह सकता है रुझान, ये समझेंगे, लेकिन जरा एक बार एफआईज डीआईज की पिक्चर देख लीजिए किस तरह की है। कल एफआईज ने फिर से 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली करी है और करीब करीब 4000 करोड़ रुपए की खरीदारी का नंबर आ गया डीआईएस की ओर से। नेट देखें तो फरवरी महीने में एफआईज 33,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। जो 4,787 करोड़ का 18 फरवरी का नंबर था, जिसमें भारतीय एयरटेल की ब्लॉक डील का इंपैक्ट था, उसको भी अगर मिला ले तो 33,500 करोड़ रुपए की बिकवाली ऑलरेडी उनकी ओर से देखने को मिल चुकी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी देखना है कि वायदा बाजार में उनके नंबर्स किस तरह के हैं। आप इंडेक्स फ्यूचर्स देखिए, इंडेक्स ऑप्शंस देखिए। कल 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली वहां हुई। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में और स्टॉक ऑप्शंस में उनकी ओर से खरीदारी बनती हुई दिखी है। नेट नंबर जो आया 5,000 करोड़ की बिकवाली का आता हुआ दिखा है वायदा बाजार में, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में खरीदारी होती हुई दिखी है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जरा एक बार रुपए का लेवल भी देख लीजिए। कल रुपया हमारा 29 पैसे मजबूत हुआ है, एक हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखा है। माफ कीजिए, 86-95 के मुकाबले 86-66 पर कल हमने रुपए की क्लोजिंग बनती हुई देखी है। और आज अगर आप देखेंगे तो एनएसई के जो कई इंडेक्स होते हैं उनकी सेमी एनुअल रिव्यू का ऐलान भी होने वाला है, उसकी घोषणा होने वाली है, उस पर भी बाजार फोकस करने वाला है। लेकिन हमारे लिए जो संकेत हैं वो काफी मिले जुले हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारी खास मेहमान के पास। हमारे साथ विलियम वाला कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं, स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संदीप जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैम संकेत हमारे लिए ग्लोबल मार्केट से काफी मिले जुले हैं और हमारे मार्केट्स में वैसे ही मिजाज बदले हुए हैं। दिग्गज ठहराव में है, थोड़े से पिटने की कमजोरी के मूड में है और मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी की थोड़ी सी झड़ी लगी हुई है। ये तेजी आज भी जारी रह सकती है और जिस तरह के संकेत है हमारे मार्केट्स की ओपनिंग कहाँ हो सकती है और क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है आज के लिए? देखिए, सबसे पहले तो फ्लैटिश ओपनिंग हम लोग देख सकते हैं कि अगर प्राइस फ्लैट या फिर 50 पॉइंट्स प्लस या माइनस ओपन हो रहा है तो भी जो मेजर सेंटीमेंट है वो कंटिन्यू होने के हाई चांसेस रहेंगे। एंड जो हमारा कल का क्लोजिंग प्राइस है इंडेक्स लेवल पर, मैं बात कर रही हूँ निफ्टी 50 की, 22,925 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आज के लिए। इसके ऊपर हमें अपसाइड का मूवमेंट पुल बैक कंसिडरेशन में जाते हुए दिखाई देगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हमें कल आज के दिन फिर से क्लोजिंग मिलती है 22,850, तो फिर से जो हमारा लोअर लेवल है विच इज 22,800 एंड 22,700 टेस्ट होते हुए मिल सकते हैं। नाउ पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं कि जो मार्केट है वो साइडवेज रही है। अगर हम वीक ऑन वीक बेस बात करें तो जो पिछले वीक की क्लोजिंग थी लगभग हम उसी रेंज में आज भी है। तो आज का कुछ एक मूवमेंट एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में मार्केट निफ्टी कुछ भी नहीं तो लगभग 1% की रेंज, ट्रेड रेंज तो कम से कम मेंबर्स को लोगों को देने की कोशिश कर सकती है। और दूसरा चीज जो मार्केट की हम एक बात करेंगे तो जो डॉलर इंडेक्स है, थोड़े दिन पहले एक मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई थिंक यहाँ या कहीं और पर, डॉलर और जो यूएस मार्केट है फिलहाल कई सारे एस्पेक्ट्स में ओवरबॉट है। एंड ये कहीं ना कहीं वही सिचुएशन है जो इंडियन मार्केट में हुई थी पिछले क्वार्टर में, जो रिसेंट क्वार्टर अभी अपना रहा है। तो यहाँ डॉलर अगर प्राइस वाइज डॉलर अगर करेक्ट करता है तो जो कुछ सेक्टर्स है जैसे कि फाइनेंस और आईटी, इनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, आईटी स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर के लिए। बाकी कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि ऑटो एंड रियल्टी, मीडिया, एनर्जी एंड कंजप्शन, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकते हैं इस क्वार्टर में, एटलीस्ट कुछ वीक्स के लिए। ओके परफेक्ट मैम, एक बार बैंक निफ्टी पे भी व्यू दे दीजिए और जो मिड कैप स्मॉल कैप में 2 दिन से तेजी आई है वो आज भी कंटिन्यू रह सकती है क्या? देखिए, स्मॉल कैप में अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में आज भी इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि अगर मैं मिड कैप पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करूं तो 40,850 इम्पोर्टेंट है क्लोजिंग बेस पर। कल भी क्लोजिंग इस लेवल के आसपास हो गई है, इसके ऊपर अभी भी जगह है प्राइस को मिनिमम जो चेज करने के लिए, प्राइस के पास अभी भी जगह है लगभग 1 से 3.5% की। तो मिड कैप अगर आप कल के इंट्राडे क्लोजिंग को सस्टेन्ड रहता है तो अपसाइड की मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज रहेगी। अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है फिलहाल, डेली टाइम फ्रेम इन सब पैरामीटर्स पर भी देखेंगे तो ये अपने पुराने सपोर्ट पर है एंड ओवरसोल्ड भी है इंटरनेट टाइम फ्रेम पर। आप इंडेक्स की बात कर रही हैं? जी हाँ जी प्लीज कंटिन्यू। और बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट रहने वाला भी हमारे लिए वो होगा इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
49,100 एंड 48,800 ये दो की सपोर्ट है। पहला सपोर्ट 49,100 एंड 800, 48,800। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो 49,800 एंड 50,000 ये दो इमीडिएट रेजिस्टेंस होंगे। एंड आज का कल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है इन कभी भी दिन के टाइम में, तो आज और कल के दिन में ये दो टारगेट्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड क्लोजिंग प्राइस अगर नहीं सस्टेन होता है तो जो दो लोअर लेवल्स दिए हैं वहां पर भी प्राइस जा सकता है। बैंक निफ्टी के एक बार रेजिस्टेंस फिर से बता दीजिए, मैं नोट करना भूल गया। इट्स ओके। दैट इज 49,100 पहला सपोर्ट है एंड 48,800 दूसरा सपोर्ट रेंज है। रेजिस्टेंस है 49,800 एंड 50,000। ऑब्जर्व करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लोजिंग। अगर आज का जो कल का रिसेंट प्राइस क्लोजिंग है उसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन रहता है तो अपसाइड की मूवमेंट में कंटिन्यूएशन बाय ऑन डिप अप्रोच को रख सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे प्राइस सस्टेन होता है तो फिर ये दो सपोर्ट के लिए टारगेट किए जा सकते हैं सेल ऑन राइज अप्रोच में। परफेक्ट है सर। मैम तो ये होगी बात बैंक निफ्टी और निफ्टी की और मिड कैप इंडेक्स की, स्मॉल कैप इंडेक्स की, जो कि लगातार 2 दिन से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हैंगसेंग में जो हमने तेजी बनती हुई देखी है 2% के आसपास की, उसमें अलीबाबा कल इसके नंबर्स आए थे, ये स्टॉक 7% के आसपास यूएस के मार्केट में उछला था और हांगकांग में भी 11% के आसपास का सर्ज यहाँ बना है। तो उसी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि आज हैंगसेंग के बाजार में दिख रहा है, जो कि 3.25% के आसपास की तेजी अब दिखा रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स में देखा जाए तो एशिया मजबूत है, लेकिन यूएस के मार्केट्स में कल हमने देखा था कि जो क्लोजिंग है वो कुछ नरमी के साथ देखने को मिली थी। वॉलमार्ट का ज्यादा इम्पैक्ट था और कुछ आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर और टैरिफ को लेकर जो अनिश्चितता है उसका इम्पैक्ट हमने बनता हुआ दिखा। चलिए अब खबरों की ओर चलते हैं और ऐसे स्टॉक जो कि लाइमलाइट में रहेंगे उनकी बातचीत करते हैं। 2 नंबर्स का लाए हैं, एक है CIE ऑटोमोटिव और दूसरा है सनोफी कंज्यूमर। दोनों के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो CIE का जो मुनाफा है वो 10% के आसपास बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू गिरा है, EBITDA भी गिरा, मार्जिन में भी 40 बेसिस पॉइंट का फॉल है। और सनोफी का तो मुनाफा ही गिर गया 35%, रेवेन्यू भी गिरे 24%, EBITDA में 31% का फॉल था और मार्जिन में भी ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास का हमने फॉल बनता हुआ देखा है। दोनों के स्टॉक्स पर आपकी राय दीजिए, CIE ऑटोमोटिव और सनोफी कंज्यूमर। सनोफी कंज्यूमर में अगर आप देख रहे हैं तो अभी भी यहाँ पर गिरावट की पॉसिबिलिटीज लग रही है, कोई भी स्ट्रेंथ यहाँ पर फिलहाल नहीं दिख रही है। अगर फ्रेश बाइंग के बारे में कोई भी सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, कीप इट इन योर अवॉइड लिस्ट अंटिल अनलेस ये स्टॉक आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है विच इज 55,450, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो ही यहाँ पर पॉजिटिविटी आएगी। फिलहाल अभी भी लोअर लेवल्स है जो ये टेस्ट कर सकता है। ओके, एंड CIE इंडिया के बारे में प्राइस अभी अपने 200 वीक के पास में ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल जो नंबर्स हैं वो उतने इम्प्रेसिव नहीं है जो मार्केट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सके। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी रुकने की मेरी सलाह यही होगी कि फिलहाल रुके ताकि आप एक अच्छी बाइंग अच्छी जगह पर ले सके। देखिए एक ट्रेंड है ग्रोवर जी जो मार्केट में फिलहाल चल रहा है, एनीथिंग विच इज ओवर बॉट, एनीथिंग विच इज ओवर चाहे वो वैल्यूएशन वाइज है या फिर RSI के हिसाब से, जब ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वहां पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कह लें या फिर जिसको बोलते हैं ना स्टॉक्स की पिटाई अच्छी खासी हो रही है। तो कुछ भी अगर ओवर वैल्यूड है उसको फिलहाल अवॉइड करने में ही समझदारी है। आज की मार्केट बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, प्राइस चार्ट वाइज भी अच्छे हैं, उन पर अगर फोकस किया जाए तो शायद ज्यादा सेफ बेट हो सकती हैं लोगों के लिए। चलिए मैम, वो स्टॉक्स में आपसे पूछता हूँ। इनफैक्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इसको थोड़ा सा बदलाव करें, मार्केट खुलने के बाद की बजाय खुलने से पहले ही आपसे मैं स्टॉक ले लूंगा। लेकिन ऑटो सेक्टर पर एक बार बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि खबरें ऐसी आ रही है कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के हवाले से कि सरकार ईवी पॉलिसी का जल्द ऐलान कर सकती है और ईवी इकोसिस्टम में नए निवेश से जुड़े हुए नियम आ सकते हैं और जो शर्तें आएंगी, अगर वो शर्तों को मान लिया जाता है कंपनी की ओर से, तो फिर 110% की जो ड्यूटी लगती है इंपोर्ट ड्यूटी, उसके बजाय केवल 15% की ड्यूटी यहाँ पे लगती हुई नजर आएगी और मार्च में इस पॉलिसी का ऐलान हो सकता है। पूरी जो कवायद चल रही है वो इस तरह से चल रही है कि टेस्ला किस तरह से भारत में टेस्ला की एंट्री हो सकती है, क्योंकि मोदी साहब जब यूएस होकर आए हैं, ट्रम्प साहब से मुलाकात हुई, एलन मस्क से मुलाकात हुई, उसके बाद से
भारत में जो गाड़ियों का इंपोर्ट होता है उसके ऊपर ड्यूटी घटाने की जो बात है वो ट्रम्प साहब ने भी करी थी, और आप देखिए जो नई ईवी पॉलिसी आने की बातचीत चल रही है उसमें कहीं ना कहीं उसी चीज को अलाइन करने की कोशिश की जा रही है। और खबर ऐसी भी है कि टेस्ला की पहली ईवी शिपमेंट के साथ भारत में एंट्री करने की योजना है, और इस साल तीसरी तिमाही से भारत में बिक्री शुरू कर सकती है टेस्ला, ऐसा ब्लूमबर्ग के हवाले से एक रिपोर्ट आई है। माना जा रहा है कि गुजरात के रास्ते टेस्ला की जो कारें हैं वो भारत लाई जा सकती हैं, और कांडला या फिर मुंद्रा पोर्ट पर कारों की हैंडलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और मुंबई पोर्ट भी एक विकल्प हो सकता है। तो पूरी तैयारी चल रही है टेस्ला की भारत में आने की, और ये पॉलिसी जो है उसी की तरफ ही एक इशारा करे जो कि इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। दो स्टॉक्स हैं मैम, एक है M&M और दूसरा है टाटा मोटर्स, जो कि ज्यादा इंपैक्ट इससे होता हुआ दिखेगा, क्योंकि टेस्ला अगर आएगा तो इनके लिए ही जो कंपटीशन है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो M&M और टाटा मोटर्स वैसे भी रिएक्ट कर चुके हैं। कल हालांकि M&M टॉप गेनर्स में मौजूद था निफ्टी के, लेकिन ये जो खबरें हैं ये तरह इशारा कर रही है कि टेस्ला की एंट्री और इस ईवी स्पेस में कंपटीशन बढ़ने की तैयारी हो रही है। दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू दिखे मैम। देखिए, स्टॉक से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर अल्टीमेटली जो फायदा होगा वो यूजर का होगा, ठीक है, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ेगा और लीडर्स के बीच में जब कंपटीशन बढ़ता है, सो एवरीबॉडी ट्राइज टू गिव देयर बेस्ट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और भी मैं इस अलग सेक्शन इस साइड को देख रही हूँ कि कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, कि इतना डोमिनेंस कैसे दिखा सकता है। हमने उनको बात की थी, आई मीन कि हम मेक इन इंडिया पर हमारा फोकस है, यू कम एंड मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, भारत में सप्लाई करो। बट जिसमें कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे यहाँ पर रोजगार भी जनरेट हो, बहुत सारी चीजें थी। अब सीधा अगर कोई कंपनी आ रही है और आकर के सिर्फ सप्लाई कर रही है, असेंबली इज समथिंग एक पूरा यूनिट आना और असेंबली करना, ये सब सप्लाई में ही है। सो इंडिया इज अगेन, हम बहुत बड़े कंज्यूमर है ऑटो सेक्टर के भी। अगेन अगर ये कंपनी भी भारत में सिर्फ सप्लाई ही करती है या असेंबल ही करती है, देन इट इज बीइंग सप्लाइंग टू द मार्केट। अगेन हमारे उस ड्रीम को कहीं ना कहीं ये डेंट है, मेक इन इंडिया की जो थीम है उसके लिए ये डेंट रहने वाला है। सो स्वदेशी, देखिए जब दो प्रोडक्ट्स की बात होती है, जैसे आपने टाटा मोटर्स बोला है, महिंद्रा एंड महिंद्रा आपने बताया है, बोला है, तो एक स्वदेशी जो एक थीम होती है ना, अगर दो प्रोडक्ट हैं और बहुत अच्छे हैं तो दोनों में से इंसान वही चूज करेगा जो बाहर से आया है, एंड कहीं ना कहीं उनकी ब्रांडिंग भी ज्यादा है, तो इनके बिजनेसेस को, दोनों ही कंपनीज के बिजनेस को डेंट पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। बट क्योंकि हमारा कंज्यूमर बेस भी इंक्रीज हो रहा है एंड महिंद्रा बहुत ज्यादा इनोवेटिव भी है, तो कहीं ना कहीं महिंद्रा के ऊपर ये जो डेंट है, ये जो इम्पैक्ट है, एज कंपेयर टू टाटा मोटर्स कम होगा दोनों की, अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें। बिकॉज एडॉप्शन जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में मुझे थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द आनंद महिंद्रास अप्रोच, राइट। तो ये एक ब्रॉड मैनेजमेंट वे में थोड़े से कुछ चीजों को मैं डिस्कस करना चाह रही थी पहले, ताकि लोग ये समझ सके कि किस एंगल में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो बात अगर हम कर रहे हैं, तो ये फिलहाल स्टॉक अच्छे खासे डिप पर है, कंपटीशन फेस होगा, नंबर्स हो सकते हैं कि आने वाले समय में थोड़े से प्रॉब्लमेटिक दिखे, लेकिन स्टिल अगर किसी को ये बेट लगानी है, फॉर एग्जांपल कि मैं इस स्टॉक को आने वाले 10 साल तक होल्ड करूंगा, राइट, सो इट्स नॉट अ बैड बेट, बिकॉज सेक्टर वाइज आज के समय में 27 की पीई है, स्टॉक लगभग 28 पर है, आरओई 17 के डिलीवर कर रहा है, एंड पैसेंजर इनोवेशन जो है इनका एज कंपेयर टू अदर कंपनीज अच्छा चल रहा है। तो दोनों में से अगर किसी एक को पिक करना पड़े मुझे पर्सनली, फॉर माय पर्सपेक्टिव, तो मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा वुड डू मच बेटर देन टाटा मोटर्स। परफेक्ट, ठीक है। तो आप कह रही हैं कि M&M पे कम इम्पैक्ट आएगा, टाटा मोटर्स पे ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। कोई लेवल या फिर और फॉल जो कि टाटा मोटर्स में आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? टाटा मोटर्स में ऐसे कोई फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा गिरावट, बट यस अगर ये स्टॉक आपको वापस से देखिए लगभग 670-89 के आसपास ये अभी है, एंड अगेन वीकली टाइम फ्रेम पर ये अपने 70 वीक से काफी दूर है, बट ये तो टेक्निकल बातें हैं। इसके अलावा भी ये स्टॉक अभी अपने पुराने सपोर्ट के पास में लगभग 600-620 के आसपास आता है, सो वन कैन कंसिडर टू बाय फ्रॉम द एक लॉन्ग टर्म, एक लंबी अवधि के प्रोस्पेक्ट से इसमें बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो नया मार्केट में एंट्रेंट आ रहा है ये शॉर्ट टर्म में कंपनीज की बैलेंस शीट पर दिखाई देगा,
एंड उसको हैंडल करने के लिए कंपनीज को बहुत ज्यादा पॉलिसीज मेकर के ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा, बहुत सारी चीजें होंगी मार्केट में। तो इनके प्रॉफिट, इनकी बैलेंस शीट्स आपको बदलते हुए दिखेंगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। हो सकता है कंपनीज में डेट्स आए। अगर ईवी पॉलिसीज इन कंपनीज के जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके रेफरेंस में, उनके फेवर में नहीं हुई, तब भी यू मीन आई मीन यहाँ पर जो चेंज होगा इस सेक्टर में, एक ब्रॉडर चेंज हो रहा है, राइट। मार्केट में एक नया एंट्रेंट आ रहा है, वो भी उस सेगमेंट में जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, ईवी सेगमेंट में, और वो उसको लीड कर रहा है फिलहाल अदर मार्केट्स में। तो कंपटीशन रहेगा। उस सेक्टर को समझते हुए, उस इंडस्ट्री को समझते हुए आपको यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेना है। लॉन्ग टर्म में ही बात बनेगी। बेटर है या तो आप उन कंपनीज में चले जाएं, अगर आपको डायरेक्ट पैसेंजर व्हीकल्स में नहीं जाना है, तो जो कंपनीज इन कंपनीज को सप्लाई देती हैं, राइट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो ये कंपनीज में सप्लाई देती हैं, उनकी तरफ आप अपना ध्यान बढ़ा सकते हैं, ताकि ओवरऑल जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, एक सप्लायर, देखिए इसको प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग जो बोलते हैं हम लोग, तो उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है फिलहाल के लिए। ओके, परफेक्ट मैम। तो ये तो बात होगी ऑटो सेक्टर की और टेस्ला की भारत में एंट्री की और नई ईवी पॉलिसी की। अब जरा आपके सामने कुछ ब्रोकर्स की रिपोर्ट रखते हैं, कहाँ पे ब्रोकर्स की ओर से एक्शन बनता हुआ दिखा है या फिर रिपोर्ट्स आई हैं जिनका इम्पैक्ट आज स्टॉक वाइज देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर, जहां पे हमने देखा है कि हाल फिलहाल काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में ओवरवेट की रेटिंग दी गई है और 545 रुपए का यहाँ पे लक्ष्य तय किया गया है जेएसडब्ल्यू एनर्जी की, जहां तक बात है। और दूसरा नाम है हिंडाल्को का। यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई है, माफ कीजिए, बाय रेटिंग दी गई है और 725 रुपए का यहाँ पे टारगेट दिया गया है। तो इस रिपोर्ट का भी इम्पैक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और तीसरा नाम है सुजलॉन का, जहां पे इन्वेस्टर की ओर से कवरेज शुरू की गई है और कवरेज शुरू की गई है बाय रेटिंग, यानी कि आपको खरीदारी की सलाह के साथ यहाँ पे रिपोर्ट पहली बार निकाली गई है इन्वेस्टर की ओर से और 70 रुपए का टारगेट यहाँ पे दिया गया है। स्टॉक कल आई थिंक 54-55 के आसपास बंद हुआ। और यूबीएस की रिपोर्ट आई है, अपोलो ट्यूब्स पर बाय रेटिंग दी गई है और 2000 रुपए का टारगेट दिया गया है। तो 4 स्टॉक्स हैं जो कि आज ब्रोकर्स की रिपोर्ट के दम पर लाइमलाइट में रहते हुए नजर आ सकते हैं। इस पे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो सुजलॉन को लेकर ही है। सुजलॉन में 70 रुपए के टारगेट की बातचीत की जा रही है मैम, इन्वेस्टिंग की ओर से जो एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है। आपका क्या व्यू है? चार्ट पे दिख रहा है 70 रुपए आता हुआ? देखिए 70 रुपए और 85 मेरे ये दो टारगेट्स थे जो मैंने पिछली बार डिस्कस किए थे, बट इट हिट दी स्टॉप लॉस। 49.50 का स्टॉप लॉस था जो कि वहां पर उसने हिट कर चुका है। अगर वापस से ये स्टॉक, मेरा एक ही पैरामीटर है, ये स्टॉक अगर अपने इस 50 के रेंज को सस्टेन रहता है, विच इज लाइक 53 के, मैंने 52 के आसपास उस समय बोला था कि अगर 52 के आसपास ये सस्टेन रहता है तो यहाँ पर ये टारगेट की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। लेकिन जब ये अगर आपको क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉस अगर हिट कर रहा है तो वहां पर स्टॉप लॉस लेना ही समझदारी होगी। लेकिन फिर से मैं उसी चीज पर स्टिक हूं कि ये छोटे छोटे समय में हो सकता है कि स्टॉक बार बार स्टॉप लॉस हंटिंग करे, वो स्टॉप लॉस लेना जरूरी होगा। लेकिन है ये लंबी अवधि का स्टॉक अभी भी, तो ठीक है, वहां पर यस 70 और 85 रुपए के टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो वो लेना होगा। बिकॉज इस कंडीशन में जो कंपनीज के जो इसके जो फाइनेंशियल्स हैं, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जो कि सनराइजिंग सेक्टर में है, फिलहाल कंपटीशन है नहीं। इसको आप पीर टू पीर भी अगर कंपैरिजन करना चाहें तो यही पीर है, मोनोपोली है इसकी, इन अदर वर्ड्स। तो वहां पर अगर यही वीक हो रहा है तो वहां हमें एग्जिट लेना पड़ेगा। और अगर वापस से 54 के ऊपर जाता है, 52 नॉट 54, तो फिर से हम वहां पर एंट्रीज बना सकते हैं। दैट इज वाई अभी भी मेरा यहाँ पर वही व्यू है, 52 के ऊपर है तो बाय ले लीजिए, 50 के पास आता है तो एग्जिट करिए, सिंपल। लेकिन टारगेट वही है, टारगेट अभी हमें कम नहीं करने हैं, 70 to 85। स्टॉप लॉस 50 का रखना है और 52 के ऊपर आप इसमें खरीदिए हैं। यस, और अभी 52 के आसपास ये है, 54-55 के आसपास है मैम। 54। हाँ वही तो आप कह रहे हैं कि जब तक ये 52 के ऊपर है इसको खरीदें। स्टॉप लॉस आपका होगा 50 रुपए का और 70 से 85 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए मैम, बाजार की शुरुआत हो उससे पहले आपके जो स्टॉक्स हैं वो भी आप रख दीजिए, जो आप कह रही हैं कि चार्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं कुछ कुछ स्टॉक्स के। तो वो जो पिक्स आप हमारे लिए लेकर आई हमारे दर्शकों के लिए, बाजार खुलने से पहले ही अगर हम अपने दर्शकों के सामने रख दें तो शायद बेटर होगा उनके लिए अपनी पोजिशनिंग बनाना उन स्टॉक्स में।
जी, देखिए रिस्क मैनेजमेंट ध्यान में रख के ही करना है। मेरी एनालिसिस ये बोलती है कि अतुल जो है, अतुल इंडस्ट्रीज फिलहाल फिलहाल अच्छे जगह पर है एंड यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ये लोगों को दे सकता है। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट अतुल एज ऑफ नाउ। एंड इसके लिए जो हमारी बाइंग हो सकती है अतुल में 5550 से लेकर के 70 की रेंज में बाइंग लिया जा सकता है। एंड टारगेट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 5700 से लेकर के 6300। होल्डिंग का टाइम होगा मिनिमम 1 वीक टू 20 वीक का एंड स्टॉप लॉस दैट वी नीड टू मेंटेन इज 5200। और इस ट्रेड का जो इसका मेजर जो मुझे रीजन लग रहा है, एक तो ये करेक्ट हो चुका है अच्छा खासा एंड अभी अपने पुराने अच्छे सपोर्ट पर है एंड ओवरसोल्ड कंडीशन में ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें ही नहीं बहुत सारे लोगों को दिख सकती है। एंड इसीलिए कल ही ये स्टॉक मैंने अपने मेंबर्स के साथ में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी इनिशिएट कराया था, फ्यूचर्स में। 5550 से 5570 की रेंज में खरीदना है, राइट? यस, ठीक है। 5700 से 6300 का इसमें टारगेट है। स्टॉप लॉस 5200 का है। 1 से 20 हफ्ते का ये व्यू आपको लेके चलना है। कोई और भी स्टॉक है, और भी चार्ट जो आपको अच्छा लग रहा हो? फिलहाल यही एक स्टॉक पिक है जो मुझे सबसे बेटर फिलहाल के लिए लग रहा है। यहाँ पर अच्छी बातें फिलहाल बन सकती है, रिस्क कम है एंड परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो उसका 2x 3x मिल रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। तो अतुल लिमिटेड ये स्टॉक है जिसकी वीएलए बात कर रही हैं। 5560 रुपए पर कल ये स्टॉक कैश सेगमेंट यानी कि नॉर्मल कैश, सेगमेंट में, हाँ कैश सेगमेंट में 5560 पर बंद हुआ है। आपकी जो बाइंग है वो 5550 से 5570 यानी कि इसी रेंज में ही जहाँ पे स्टॉक बंद हुआ है वहां पे आप करके चल सकते हैं। अतुल ऑटो एक स्टॉक है जो कि 500 रुपए के आसपास का है, वो वाला नहीं, अतुल लिमिटेड जो कि 5560 वाला है, इसमें आपको खरीदारी करके चलनी है। मैम आप तो डेरिवेटिव मार्केट को भी ट्रैक करती हैं, कल वीकली एक्सपायरी हुई है, उससे क्या इंडिकेशंस मिले हैं? कोई पुट कॉल निफ्टी बैंक या किसी स्टॉक को लेकर जो आपको समझ आ रहा हो? एक बार मार्केट ओपन होने देते हैं क्योंकि क्लोजिंग कहाँ पर होती है, कल की क्लोजिंग, आज का जो मार्केट ओपन हो रहा है, फिर कहाँ पर वो पहला जो कैंडल है वो हमको देखना चाहिए, उसके बाद वहां पर कोई व्यू बना सकते हैं। हालांकि अगर मंथली एक्सपायरी है, एक सिंपल सा अगर स्टॉक आपका देखिए निफ्टी बाय चांस, आपको निफ्टी अगर बाय चांस 23,250 के आसपास इंट्राडे में मिले तो वहां पर सेल ऑन राइज के बारे में सोच सकते हैं। एंड स्ट्राइक उस समय जो देखी जा सकती है वो होगी लगभग 23,300 की। बट प्राइस वहां तक जाना चाहिए, पेशेंस लगेंगे, अगर वहां तक जाता है तो ही ये ट्रेड बनेगा, अदरवाइज ये ट्रेड नहीं बनेगा। तो निफ्टी का 23,300 का आप कह रहे हैं कि पुट लेना है? जब प्राइस 23,250 के ऊपर एक बार चला जाए, अगर इंट्राडे में आ जाता है तो विच इज अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग से 1% की ऊपर की रेंज है, तो उतना रेंज को ट्रेड करने के लिए पेशेंस लगेगा, प्राइस पहले मूव करना चाहिए उतना। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहां पर जाता है तो वहां पर सेल ऑन राइज का व्यू देखा जा सकता है, एक अटेम्प्ट मिलने की हाई पॉसिबिलिटीज होगी। तो आप कह रही 23,300 का पुट निफ्टी का तब लें जब निफ्टी 23,250 को पार कर जाए? करेक्ट। ठीक है, तो उस केस में फिर टारगेट स्टॉप लॉस जो होंगे वो ठीक है, जो उस समय बनेंगे। तो ये आपको एक कंडीशनल ट्रेड दे दिया गया है कि निफ्टी का आपको 23,300 का पुट कब खरीदना है? जब निफ्टी आपका 23,250 के ऊपर चला जाए। स्पॉट के लेवल्स बोल रही हैं आप? ये स्पॉट के लेवल्स है। 23,250 का मतलब हो गया, मतलब आज ही के दिन में लगभग 350 पॉइंट 1%, 1% से ज्यादा ऑलमोस्ट रेंज है ये। तो ये हो मतलब सकता है कि रेंज आज ट्रिगर्ड, दैट्स व्हाई मैंने बोला है कि पेशेंट लगेगा, चाहे ये रेंज आज ट्रिगर्ड हो या कल, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी। आज जब होता भी है हो। तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट जब तक ओपन होती है, अगर इस बीच में कोई और पॉसिबिलिटीज बनेगी तो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। सो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी का, जहां पर जैसे जब भी प्राइस पहुंचेगा, चाहे वो आज या मंडे, यहां से एक सेल ऑन राइज की पॉसिबिलिटीज बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई होंगी, बिकॉज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो, और मंथली एक्सपायरीज के बाद होने वाली है, दैट्स व्हाई। परफेक्ट है, रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच जाएगा तब वहां पे आपको पुट खरीदना, यानी कि आपको मंदी खरीदनी है इन एंटीसिपेशन की वहां से रेजिस्टेंस फेस करके निफ्टी नीचे आता हुआ दिखेगा। तो पुट खरीदने का मतलब होता है कि आप मंदी में हैं, आप मंदी को खरीद रहे हैं या मंदी पर आप दाम लगा रहे हैं कि मार्केट नीचे आता हुआ दिखेगा, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस है। तो जब 23,250 पार हो जाए, आज हो जाए या फिर मंडे को हो जाए, ये लेवल्स आपको बता दी गई, कंडीशंस आपके सामने रख दी गई हैं, तब आप 23,300 का पुट खरीद सकते हैं, जो भी लेवल पर जो भी भाव आपको उस समय दिख रहा होगा। फिर आप स्टॉप लॉस और टारगेट
टारगेट उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। बाकी अगले 1 घंटे तक तो फिर वीएलए हमारे साथ है ही हैं, उनसे पूछ लेंगे, वो बता देंगे, हाईलाइट कर देंगे कोई भी ट्रेड अगर आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा तो। इस बीच मार्केट में मैम ओपनिंग में जो लेवल सेटल हो जाए तब तक कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे खबरें आई हैं वो मैं आपके सामने जल्दी जल्दी डिस्कस कर देता हूँ। खबरें बहुत ज्यादा है मैम, अगर आप थोड़ा क्विकली हमें रिप्लाई कर दें तो काफी मदद हो जाएगी हमारे दर्शकों की। पहले तो रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, इस पे राय दे दीजिए। बर्मन फैमिली के पास मेजॉरिटी हिस्सेदारी हो चुकी है, कल इनके स्पोक्स पर्सन की ओर से ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं। ओपन ऑफर आया था अभी कुछ दिन पहले, उसके बाद ये अपडेट आया। रेलिगेयर में अभी भी इग्नोर किया जा सकता है, अगर अभी भी कंपनी मुझे बुलिश नहीं लग रही है, अगर है तो निकाल सकते हैं, अगर नहीं है तो अवॉइड कर लीजिए। फिलहाल कोई व्यू यहाँ पर नहीं है, स्टिल इट्स फॉर नेगेटिव साइड। और हर एक चीज को डिप में बाय करने की जरूरत नहीं होती है, एवरीथिंग इज नॉट गुड। तो जरूरी नहीं है कि 5,000 से ज्यादा कंपनीज है तो कुछ भी गिर रहा है तो हम कुछ भी बाय करें। लुक फॉर समथिंग विच हैज सम इंटेक्टेड वैल्यू। तो वो वैल्यू मुझे इस स्टॉक की ना तो चाल में और ना ही इनके बिहेवियर में फिलहाल दिख रही है। एमी ऑर्गेनिक्स में दिखता है ये, एमी ऑर्गेनिक्स जिसकी आज बोर्ड बैठक है, शेयर विभाजन यानी कि स्टॉक स्प्लिट पर बोर्ड विचार करेगा। एक सेकेंड, AMI ऑर्गेनिक्स, यस, आज इनकी बोर्ड बैठक है स्टॉक स्प्लिट पर। पॉसिबली तो वो होगा। देखिए एमी ऑर्गेनिक में अगर आपका व्यू लॉन्ग पे जाना है, आपको मॉडरेट है पहली बात तो, फिर भी इट्स नॉट द लोग फिर बोल सकते हैं कि मैडम आप ज्यादातर यही बात बोल रहे हैं, बट सी एनीथिंग विच इज ओवर वैल्यूड अवॉइड दैट। और अभी भी ये स्टॉक हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और अच्छी बाइंग दे दे, वेट कर लीजिए। सेक्टर 24 के मल्टीपल पर है ये स्टॉक, 76 के मल्टीपल पर है। तो अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग देखना है कि मुझे बस एक मूवमेंट लेने की कोशिश करनी है, देन यू कैन लुक फॉर कि अगर 2290 के ऊपर जाकर के थोड़ा आपको बाइंग सजेस्ट करता है तो यू कैन लुक फॉर बाइंग। एंड टारगेट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 24,050, 24,030 के आस, सॉरी 2030 और 24,430 से 24,050 के आसपास के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। बट दिस इज एन ओवर वैल्यूड स्टॉक एज ऑफ नाउ। मंथली टाइम फ्रेम पर भी किसी भी स्टॉक को एक बार नजर जरूर डाल लेना चाहिए, अगर वो आप थोड़ा ना लंबे समय के लिए देख रहे हैं तो। एंड उस कंसिडरेशन में आप देखिए तो इस स्टॉक की जो अभी RSI है वो 76 के ऊपर है। तो ओवरसोल्ड, ओवरबॉट ये आपका RSI टेक्निकल के हिसाब से भी है, एंड फंडामेंटली जो इसका सेक्टर है उसके भी 3 गुना मल्टीपल पर ये ट्रेड कर रहा है, सेक्टर के भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग विल टेक प्लेस। आई डोंट रिकमेंड कि यहाँ पर कोई फ्रेश बाइंग की जाए। अगर आप इसको 1 क्वार्टर 3 क्वार्टर के हिसाब से देख रहे हैं तो ये सही बाइंग नहीं होगी। ओके, ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप अवॉइड कर दीजिए, ये ज्यादा बेटर आपके लिए रहता है। एमी ऑर्गेनिक्स की जाते बात है, आज बोर्ड बैठक जरूर है लेकिन इसको आप अवॉइड कीजिए। अच्छा, सिप्ला का स्टॉक मैम 2 खबरों के चलते आज फोकस में रहेगा सिप्ला को लेकर। एक तो ये है कि निलोतिनिब कैप्सूल्स जो कि यूएस में अब 26 में लॉन्च हो सकती है, उसको फाइनल अप्रूवल मिल गया यूएस एफडीए का। ये ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर की दवा है और अच्छा खासा इसका रेवेन्यू वहां पे आता है यूएस में। FY26 में लॉन्च होगी और ये अच्छी खबर है। और दूसरी खबर ये है कि 18 से 20 फरवरी के दौरान यूएस एफडीए ने इनकी नवी मुंबई में महापे में जो इकाई है, मैन्युफैक्चरिंग इकाई है, उसकी जांच की थी, फॉर्म 483 जारी किया और 2 आपत्तियां भी जारी की गई। ये नेगेटिव खबर है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव खबर के बीच में आज सिप्ला में कैसा ट्रेड हो सकता है? सिप्ला में पॉजिटिविटी मिलेगी आपको अबव 1485 के ऊपर। एंड जो ये नई न्यूज है, एक्सपेंशन है वो बिजनेस का, एक पर्टिकुलर बिजनेस स्ट्रीम, रेवेन्यू स्ट्रीम को नया इनिशिएशन मिल रहा है। और ये जो न्यूज है, इस तरह की न्यूज देखिए, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है तो उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, वो शॉर्ट टर्म है। लेकिन जो बिजनेस एक्सपेंशन है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट है। तो अगेन, अगर ये स्टॉक आपको लंबा रखना है तो आप इसमें बने रह सकते हैं। स्टॉप अबव बाइंग करनी है 1490 के ऊपर, 1490। वेरिएंट्स की जो क्लोजिंग है पिछले सेशन में 1479 की है। मुझे ये लगता है कि ये स्टॉक आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एंड यहाँ पर मिनिमम टारगेट, जो वेरी फर्स्ट टारगेट देखना चाहिए वो होगा 15,650 के आसपास। इसके बाद में ट्रेल करके इसको होल्ड करना चाहिए। 1550 का टारगेट बोला आपने?
पहला टारगेट 1550 का बाइंग है 1490 के ऊपर, एंड स्टॉप लॉस भी जो स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए वो होगा लगभग 1450 के आसपास, 1450, स्ट्रिक्टली 1450। ठीक है मैम, एक टाटा स्टील को लेकर न्यूज फ्लो भी आया है कि इन्होंने टी स्टील होल्डिंग्स नाम की कंपनी है जिसके कुछ 191 करोड़ शेयर एक्वायर किए हैं और 2603 करोड़ रुपए में ये सौदा होता हुआ दिखा है। टाटा स्टील के चार्ट्स क्या बता रहे हैं? Tata Steel is looking positive and one can consider to bet in this because अभी ये स्टॉक सही वैल्यूएशन पर सेक्टर प्राइस वाइज दिख रहा है, एंड एक्सपेंशन शायद जिस तरह से मेटल्स और इन सब में चीजें हो रही है तो यहाँ पर एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज लग रही है। रिसेंटली इस कंपनी के कुछ नए प्लांट्स भी आएंगे तो मुझे लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट भी रेवेन्यू में दिखेगा, बट फिलहाल वैल्यूएशन ज्यादा है, नेगेटिव आरओई दी है, बट कहीं ना कहीं ये सही जगह है जो टेक्निकल्स के बेस पर ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील 138 के आसपास है, लुकिंग गुड टू बाय, एंड जो मिनिमम वेरी फर्स्ट टारगेट कुड बी कंसीडर 145, एंड ये 145 तो पहला टारगेट बुक कर लेना ही चाहिए। अगर ट्रेल करना है तो फिर उसको थोड़ा आगे बढ़ा करके जा सकते हैं। एंड दूसरा चीज यहाँ पर हमें दूसरा एक टारगेट हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो लगभग 150 के आसपास ही होगा। इसके बाद में हो सकता है कि स्टॉक वापस से प्रॉफिट बुकिंग को एक्सपीरियंस करे। देखिए जितने भी बड़े हाथी होते हैं ना उनको मूव करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, एंड ये सेक्टर्स में पॉलिसीज के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, बहुत सारे प्रोडक्ट का पॉलिसीज, अभी जैसे स्टील इंडस्ट्री को कोक लगता है, ज्यादा जो कोयला लगता है वो कोक रहता है, तो उसके रिलेटेड भी बहुत ज्यादा पॉलिसीज हैं। इंडिया में उसकी जो अवेलेबिलिटी है बहुत कम है। इसी बहुत प्रोडक्ट को चूज करने से पहले, यानी स्टॉक को चूज करने से पहले थोड़ा देख लेना जरूरी है कि वो कितना डिपेंडेंट है, किस किस पर डिपेंडेंट है, क्या इतना ज्यादा ओवर डिपेंडेंट तो नहीं है कि जिसकी वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग ही खराब हो। टाटा स्टील को एक फायदा ये भी होगा कि जो अभी हमने छोटे टाइप जो प्रोडक्ट्स थे चाइना से इंपोर्ट पर, उनके ऊपर पिछले 2-3 महीने पहले शायद बैन लगा था, तो उसका भी इम्पैक्ट इस तरह की कंपनीज को मिल सकता है जो छोटे छोटे सेगमेंट्स में, अभी जैसे इन्होंने कंपनी एक्वायर की है तो वो पर्टिकुलर कंपनी उसी तरह के प्रोडक्ट्स को बनाती है। तो मार्केट एक्सपेंशन, पॉलिसीज, मैक्रो फैक्टर, इन सबको मिलाकर के ही आपको ये देखना होगा कि ये स्टॉक कितना रन अप कर सकता है। इसीलिए मैंने जो इस चीज को मैं भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ कि 145 का जो पहला टारगेट आएगा वो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग जोन बनना चाहिए, बिकॉज बड़ा हाथी है, मूव करने के लिए ज्यादा सपोर्ट पॉलिसी मेकर्स की तरफ से भी चाहिए होता है इसको। ओके ठीक है, ये वाली बात हो गई। इस बीच मैम आईटीआई पे भी आपका व्यू दे दीजिए। इन्होंने बैंगलोर में अपनी 200 करोड़ रुपए में लैंड बेची थी। 200 करोड़ का जो पहला ट्रांच है 100 करोड़ रुपए का, वो इनके पास आ गया है। आईटीआई के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? आईटीआई इज लुकिंग गुड। अगर कल का क्लोजिंग नहीं तोड़ता है, कल क्लोजिंग है अपनी 270 की, लकीली कल स्टॉक को मैं देख ही रही थी, तो अगर ये स्टॉक अपने 280 270 के ऊपर ही रहता है और अपना जिसका लो है कल का लगभग इट इज जस्ट अ मिनट 265, ज्यादा बड़ा मार्जिन इसमें रखने की नीड नहीं है। आई मीन टू से स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस रखे 260 का एंड होल्ड करें इसको लगभग 295 से लेकर के 310 के, ये दो टारगेट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज है। स्टॉप लॉस छोटा है। ठीक है, एक सेनोरस फार्मा करके कंपनी है, सेनोरस, जो कि शायद हाल ही में लिस्टेड है, SENORES, सेनोरस फार्मा। ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा क्योंकि इन्होंने एक दवा के अधिग्रहण के लिए ब्रेकनरिज फार्मा यूएस की कंपनी है, अपनी सब्सिडरी कंपनी के जरिए ये सौदा करने के लिए इन्होंने करार किया है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल होता है, जिसकी सालाना सेल्स यूएस में 278 करोड़ है एक रिपोर्ट के मुताबिक। सेनोरस फार्मा में क्या व्यू बन रहा है मैम? बाय कर सकते हैं। मुझे फिलहाल ये स्टॉक एक दो चीजों पर अपने पैरामीटर्स पर जा रहा है, प्राइस वाइज एंड जो कंपनी के, पहले तो प्राइस की मैं बात करूंगी। मैंने एक सेटअप दिया था कि अगर कोई भी स्टॉक न्यूली लिस्टेड है और 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ब्रेकडाउन करने के बाद वापस ऊपर जाकर के सस्टेन हो रहा है तो वहां पर एक अटेम्प्ट की बाइंग तो ली ही जा सकती है, एंड दिस इज व्हाट इट्स अभी ये उसको फिलफिल कर रहा है। 547 के आसपास है अभी जब मार्केट ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पर कोशिश करें कि लगभग 530 के आसपास, 535 के आसपास अगर बाय मिलती है, या फिर थोड़ा बहुत परसेंटेज रखें एवरेजिंग के लिए वहां पर 540 550 के आसपास भी इसमें बाय ले सकते हैं विद अ व्यू ऑफ एवरेजिंग नियरली 535
एंड स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो लगभग 500 का है, दैट इज स्ट्रिक्टली बिकॉज उसके बाद पैटर्न फेलियर है वो, अगर एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हैं तो वो स्ट्रैटेजी फेलियर है उस कंडीशन में। तो एंड इसके बाद जो आपका टारगेट होना चाहिए वो लगभग 580, एंड जो दूसरा हाई इसका है ऑल टाइम हाई वाला वो होगा लगभग 650 का। सो समझ ले मैंने क्या बोला है, जो भी लोग इस चीज को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, पैटर्न है, स्ट्रैटेजी है जिसके बेस पर मैंने इसमें हाँ बोला है, एंड उसका स्टॉप लॉस डिफाइंड होता है, उसके टारगेट्स भी डिफाइंड होते हैं, इमीडिएट रेजिस्टेंस टारगेट एंड ऑल टाइम हाई जो उस स्टॉप लॉस से पहले लगाया होगा, दैट इज द सेकेंड टारगेट ऑफ दैट वन। तो यहाँ पर ये कंडीशन मीट होते हुए मुझे लग रही है जिसका बेनिफिट लिया जा सकता है। ओके, इस बीच मार्केट की शुरुआत हो चुकी है, करीब 50 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखा है और 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, उनसे ज्यादा की गिरावट हमने सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखी है। जहां खुले उसके बाद एक लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी करने की जो कोशिश है वो तीनों इंडाइसिस में देखने को मिले, क्योंकि 50 पॉइंट से ज्यादा नीचे खुलने के बाद निफ्टी में अब कमजोरी रह गई है, महज 25 पॉइंट के आसपास की, 72 पॉइंट नीचे सेंसेक्स और 92 पॉइंट की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में भी आज के सेशन में नजर आएगी। इंपॉर्टेंट ये देखना है कि छोटे मुझोले स्टॉक्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि 2 दिन से लगातार मजबूत है और आज भी आप देखिए हल्की बढ़त के साथ ही वहां पे कारोबार की जो शुरुआत है वो बनती हुई दिखी है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में आप देखेंगे जो यूफोरिया बना है वो आज भी कंटिन्यूड है, लगातार तीसरा दिन है जब हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.25% का जंप है और आधे % से ज्यादा की बढ़त आज मिड कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल रही है। तो 2 दिन से जो तेजी चल रही है छोटे मुचले शेयरों में, एक जो बाउंस बैक आ रहा है लोअर लेवल से, वो बाउंस बैक आज भी कंटिन्यूड है, लगातार तीसरा दिन है जब हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत देखने को मिली। आईटी इंडेक्स कल भी गिरा था, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और बैंकिंग फाइनेंशियल कल के अगर आप देखें तो कमजोर कड़ियां थी। आज भी आप देखेंगे निफ्टी बैंक भी नीचे है और उसके साथ साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 1.25% के आसपास की कमजोरी के ही इंडिकेशंस आपके लिए लेकर आ रहा है। ऑटो स्टॉक्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खबर आई है कि नई ईवी पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट है बहुत जल्द हो सकता है। टाटा मोटर्स हल्की कमजोरी के साथ आज के सेशन में शुरुआत हुई है। एमएनएम की जहां तक बात है तो यहाँ पे 1.5% का मूव है, देखिए कल 0.3% के आसपास की मजबूती के साथ स्टॉक बंद हुआ था, आज देखिए 1.5% के आसपास की कमजोरी लेकर स्टॉक में कारोबार की शुरुआत जो है वो देखने को मिली है। सेनोरस फार्मा 0.3% की बढ़त के साथ खुला है, जो दवा को लेकर खबर आई है उसका इंपैक्ट आज पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। सिप्ला को लेकर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव खबर है, तो उसका इंपैक्ट स्टॉक पर किस तरह का है वो भी आपके सामने रख देते हैं। सिप्ला में हम देख रहे हैं 1% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस जहां पे चेंज ऑफ गार्ड या फिर प्रमोटर्स के नाम बदलते हुए दिखे हैं, अब बर्मन फैमिली इसकी प्रमोटर बन चुकी है। तो रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में चार्ट जो है वो आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है 5% का अपमूव। देखिए प्रमोटर का नाम जैसे ही आया यहाँ पे बर्मन फैमिली, क्लैरिटी आती हुई दिखी है स्टॉक में, देखिए 5-5.5% के आसपास की मजबूती आज के सेशन में बनती हुई नजर आ रही है। टाटा स्टील को लेकर जो न्यूज फ्लो है उसमें भी देखिए 1.5% के आसपास की मजबूती है। विले मैम हमें बता भी रही थी कि यहाँ पे कुछ अपमूव बन सकता है। 140 रुपए का जो लेवल है वो फिलहाल हम देख रहे हैं कि टाटा स्टील में आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। 2 कंपनियों के नतीजे आए हैं जिसमें सनोफी कंज्यूमर है, यहाँ पे 2% की कमजोरी है क्योंकि मुनाफा इनका गिरता हुआ दिखा है, और CIE ऑटोमोटिव इसके भी नंबर्स आए हैं और उसके बाद फ्लैट टू नेगेटिव यहाँ पे रुझान इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। सुजलॉन यहाँ पे इन्वेस्टेक की जो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है उसका इंपैक्ट आप देखिए 2% की मजबूती के साथ 56 रुपए पर आज हम देख रहे हैं कि सुजलॉन में जो कारोबार की शुरुआत है वो आज के सेशन में बनती हुई दिखी है। ITI को अपनी जो लैंड बेची है इन्होंने बेंगलुरु में, उसका एक जो पहला ट्रांच है पैसे का वो मिला है। आई थिंक स्टॉक में लग गया है 5% का अपर सर्किट, 282.65 इसका हाई है और उसी लेवल पर स्टॉक खड़ा है। तो 5% का सर्किट ITI में लग चुका है जिसने 592.70 का लेवल देखा था, अब ये 282.65 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ITI में भी हम देख रहे हैं कि आज पॉजिटिव साइड पे एक्शन बनता हुआ दिखा है। NTPC ग्रीन एनर्जी को लेकर भी खबर है, इनफैक्ट 2% पॉजिटिव है। इन्होंने भारत लाइट एंड पावर के साथ एक MOU साइन किया है ग्रीन एनर्जी ऑब्जेक्टिव्स को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, तो इसका इंपैक्ट आज हम देख रहे हैं पॉजिटिव साइड पे बन रहा है। एक नारायण हृदयालय को लेकर भी खबर आई है कि कोलकाता में 1100 बेड की जो फैसिलिटी है उसका इन्होंने कल नींव पत्थर रखा है। तो एक 0.1% की अपमूव स्टॉक में भी बनती हुई नजर आ रही है। अगले 3 साल में ये पूरी फैसिलिटी चरणबद्ध तरीके से तैयार होगी, जिसमें पहले 350 बेड जोड़े जाएंगे, 900 करोड़ रुपए का निवेश होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज पेटीएम और मोबीक्विक को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि फोन पे ने अनाउंस किया है कि वो भी IPO लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पेटीएम 2% ऊपर है और मोबीक्विक जो कि इसका छोटा भाई बोला जाता है, 1/10 ऑफ द बिजनेस है, यहाँ पे भी 2% के आसपास
आसपास का अप मूव देखने को मिला है। NSDL के भी IPO आने की जो बातचीत है वो चल रही है, तो उसका इम्पैक्ट CDSL पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 दिन से काफी अच्छा चल रहा है। आज भी आप देखिए 3% से ज्यादा का अप मूव, आप देखिए 1300 रुपए के आसपास पहुंच गया। आई थिंक 1150 रुपए के आसपास से ये स्टॉक घूमा था, जहां से रिकवरी आनी शुरू हुई। 2000 के आसपास से ये गिरना शुरू हुआ था और रिकवरी अब देखिए इसमें 1300 रुपए के आसपास तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। मैम एक बार जरा CDSL पे ही आपका व्यू दे दीजिए, क्योंकि स्टॉक को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं हमारे दर्शकों की ओर से। जिसको खरीदना है, जिसको री एंटर करना है, क्या ये ऐप लेवल्स हैं या फिर एक बार और थोड़ा सा नीचे आने दें, क्योंकि एक बार की रिकवरी आ चुकी है? अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर अब बाय लिया जा सकता है। एंड CDSL रिसेंटली मैंने 1150 के आसपास दिया है सभी को, मेरे ख्याल से यूट्यूब पर या फिर मेंबर्स को, तो वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी है। मैंने अपना मेरा इस पर व्यू है कि मुझे इसको बाय करना है, बट आई मिस्ड इट बिकॉज ऑलरेडी पब्लिकली मैं इसको रेकमेंड कर चुकी थी अ वे बैक, तो वहां से मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी छूट रही है। अगेन आई एम फीलिंग दैट, बट इट्स ओके। अभी भी इस स्टॉक में देखिए अच्छा खासा करेक्शन है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है ही नहीं, डिमांडिंग रहने वाला है और डिप है, सभी चीजें आपके फेवर में है। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है एंड यू आर लुकिंग समथिंग के वापस अपने ऑल टाइम हाई तक जाएगा और मैं होल्ड करूंगी या करूंगा, गुड बेट। चलिए ठीक है, ये बात होगी CDSL की और इन स्टॉक्स की। एक बार मैम अगर आप पेटीएम पे भी आपका व्यू दे दें, मोबीक्विक पे भी जो फोन पे के IPO की बात शुरू हुई, उन्होंने प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है, उस पर कैसा इम्पैक्ट आ सकता है? पेटीएम इज लुकिंग गुड। अब आप यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से 200 दिन के हिसाब से प्राइस से ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर बाइंग। 770-80 के आसपास ये स्टॉक है अभी, एंड रिसेंटली 700 का इसने लो बनाया था, राइट? तो ट्रेडिंग के लिहाज से अभी भी इसमें चाहे तो ट्रेडिंग ले सकते हैं। मार्केट जो पेनिट्रेशन है इसका इंक्रीज हो रहा है, यूजर अभी मुझे नहीं लगता कि मेरे पूरे जितने लोगों को मैं देखती हूँ ट्रांजेक्शन करते समय, आई डोंट सी एनीबडी, ओनली अ फ्यू जो कि कैश से ट्रांजेक्शन करते हैं। हर कोई मोबाइल में पैसा रख के चल रहा है, एंड पेटीएम ये सब जो है एक नए एरा के बिजनेस उभर के आए हैं और लोगों को इनकी आदत बन रही है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। जैसे कि जोमेटो को लेकर के मेरे को एक ऑब्जेक्शन रहता है इसमें किसी को नुकसान नहीं है, दिस इज समथिंग लाइफ ईज कर रहा है, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 770-780 को लेकर के एक यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा रखें, 700 का 680 के आसपास रखें, या फिर स्टॉप लॉस ना रखें, एवरेजिंग करें मेरे हिसाब से वहां पर, और लगभग 650 का कंबाइंडेड स्टॉप लॉस रखें एंड होल्ड करें अपने टारगेट्स के लिए लगभग 850 का, फिर उसके बाद में 900 का, क्योंकि मोमेंटम आ सकता है। एंड आई कंसिडर इट एज अ वॉलेटाइल कैटेगरी स्टॉक। मतलब ये अपने नंबर्स को शायद उतना इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट में लेवल वाइज चलती है ना, इसकी चार्ट पैटर्न्स के बेस पर, टेक्निकल्स के बेस पर, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है उस चीज को लेके ये स्टॉक। तो यहाँ पर ट्रेडिंग के मायने से एंट्री की जा सकती है। परफेक्ट है। चलिए बाजार थोड़ा सा सेटल होता हुआ दिखा है, जो 50 पॉइंट के कमजोरी के साथ खुला था। अब आप देखिए सेंसेक्स तो लाल निशान से हरे निशान में आ चुका है। निफ्टी भी केवल 2 पॉइंट की कमजोरी यहाँ पे बची है, 22,900 के ऊपर फिलहाल हम जो ट्रेड्स हैं वो बनते हुए देख रहे हैं। लोअर लेवल्स जो हमने देखे थे वो इनफैक्ट 22,900 के नीचे के थे, और निफ्टी बैंक में भी जो 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट थी वो महज 50-55 पॉइंट के आसपास की बची है। तो कमजोर खुले और उसके बाद लोअर लेवल से बाजार में हम रिकवरी देख रहे हैं। तो सेंसेक्स निफ्टी आज देखें तो 2 दिन की, इनफैक्ट 3 दिन की गिरावट के बाद आज पॉजिटिव मूड में आते हुए नजर आने की कोशिश कर रहे हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और मिड कैप स्मॉल कैप में तो 2 दिन से पार्टी चली रही है, वो आज भी वीकेंड मूड में आ ही रहे हैं। यहाँ पे अप मूव देखने को मिल ही रहा है। मिड कैप से ज्यादा स्मॉल कैप में करीब 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। जैसे मैंने कहा बाजार थोड़ा सेटल होते हुए देखें। आप कुछ स्टॉक्स आपके सामने ऐसे रखते हैं जो कि गेनर्स और लूजर्स हैं, जहां पे आज हमने ज्यादा एक्शन बनता हुआ देखा। सबसे पहले आप गेनर्स देखिए, स्वान एनर्जी स्टॉक आज 7% ऊपर है, एफएल इंडिया में 6% से ज्यादा की तेजी है।
महाराष्ट्र सीमलेस यहाँ पे 6% का अप मूव है और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ये भी एक लोअर लेवल से खरीदारी का कैंडिडेट बना है, 7% का अप मूव स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। आज जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे रिपोर्ट आई है और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी आज देखिए मूव करता हुआ दिखा है। 5% की तेजी आपको वी-गार्ड और आईटीआई लिमिटेड में भी आज के सेशन में बनती हुई नजर आ सकती है। तो अगर आप लूजर्स की बात करेंगे तो लूजर्स में आप देखिए महिंद्रा सीआई, जैसे मैंने कहा नंबर्स आए हैं 2% नीचे है, केपीआईटी टेक 2% नीचे है, 3.5% नीचे साइंट है। तो कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स में आज हम प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं। रेडिको खेतान 2% का डाउनफॉल है, डीवी स्लैब में 2.5% की कमजोरी है, सुवेन फार्मा 1% नीचे है और कोफोर्ज यहाँ पे भी 1.5% की कमजोरी है। तो मिड कैप आईटी में कुछ कट्स दिख रहे हैं मैम, 1.5 से 3.5% के, केपीआईटी टेक, साइंट, कोफोर्ज, इनको लेकर आपका व्यू? देखिए, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर डॉलर ओवरबॉट था तो उसका मूव का फायदा, और उस साइड दूसरी साइड में आया जो रुपीज है वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर हम देखेंगे तो ऑपोजिट बिहेव कर रहा था। तो अगर डॉलर इंडेक्स करेक्ट करता है, आईटी विल बी द मोस्ट वल्नरेबल एज ऑफ नाउ। तो उसका इम्पैक्ट आईटी स्टॉक्स में दिखेगा। सुबह ही हम लोगों ने ये डिस्कस किया था और अभी भी ये स्टॉक्स, आईटी वाले जो स्टॉक्स है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग विल टेक प्लेस, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा था जिसने थोड़े समय मार्केट की कमान संभाली थी, या फिर साइडवेज कह सकते हैं इसको। बट अभी यहाँ पर गिरावट की, मतलब अगर वो स्टॉक आपका सेलो इसमें है, एफएनओ में है, एंड यू आर ट्राइंग टू एनकैश इट इन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहां पर आप सेल ऑन राइज का व्यू रख सकते हैं, जैसे कि टेक महिंद्रा है, कोफोर्ज है, एंड एक दो स्टॉक आपने और नाम दिए थे, साइंट है। तो ये स्टॉक्स में मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज की अप्रोच जो है फिलहाल आपको ज्यादा फायदा दे सकती है, क्योंकि मनी शायद जो है इस प्रोस्पेक्ट में ज्यादा रोटेट करे मार्केट में। परफेक्ट है, ठीक है, ये बात होगी मिड कैप आईटी स्टॉक्स की। लेकिन आज कुछ रेलवे स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि जैसे लोअर लेवल से बाजार में एक्टिविटी है, मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रेलवे स्टॉक्स में भी देखिए कुछ मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। ज्यादातर स्टॉक्स 1 से 3% ऊपर है और पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स में भी कल के एक दिन के थकावट के बाद, परसों की तेजी के बाद आज फिर से मूव देखने को मिल रहा है। ज्यादातर स्टॉक्स ऊपर ही है, बीईएल को आप छोड़ दीजिए, बाकी सभी स्टॉक हरे निशान के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। और देखिए बीईएमएल, गार्डन रीच और पारस डिफेंस 3.5 से 4%, बीडीएल 3% ऊपर है और 5.5% ऊपर डेटा पैटर्न्स है। डेटा पैटर्न्स मैम, इस पे मुझे सवाल आपसे एक राय चाहिए थी, क्योंकि डेटा पैटर्न्स भी हमने देखा है कि हायर लेवल से बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है। अब सवाल ये बन रहा है कि क्या इस रिसेंट करेक्शन के बाद स्टॉक में एंट्री करने का ये ऐप लेवल है। आज देखिए 5.5% का अप मूव है, 1660 का लेवल है और देखिए 52 वीक हाई है 3655 का। 2000 रुपए का फॉल अभी भी है आज के मूव के बावजूद भी। तो इसको आपने कैसे रीड किया है? इस गिरावट को देखें, मुंह में पानी लाना चाहिए या फिर दूर रहें, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है, अभी भी रिवर्सल के संकेत नहीं है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? चार्ट्स पॉजिटिव लग रहा है, वैल्यूएशन पॉजिटिव लग रही है। और एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसका जो, एक सेकेंड मैं आपको फिगर्स में ही इस चीज को देना चाहूंगी। हम देखेंगे तो कंपनी का जो डेट है ना, ऑलमोस्ट पिछले साल जो डेट था वो 0.72 था, वो भी अभी नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी। तो डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है, जो भी पारस डिफेंस, ये सब आप समझेंगे तो पैसा इधर आ रहा है, राइट? तो जो कंपनीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पर्टिकुलर सेगमेंट में है उनकी तरफ ध्यान रख सकते हैं, अगर वो कंपनी वैल्यूएशन वाइज, रिजल्ट वाइज ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ देम। डेटा पैटर्न्स में आज के समय में लगभग 1665 के आसपास ये चल रहा है, लुकिंग गुड टू मी फॉर द इन्वेस्टिंग प्रोस्पेक्ट। एंड यहाँ पर जो बहुत इमीडिएट टारगेट हम लोग देखेंगे वो लगभग जाएगा आपका 1820 का, ठीक है? एंड टारगेट जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, फिर उसके बाद में पहला 1820 के बाद में कीप होल्डिंग इट विथ ट्रेलिंग फॉर द टारगेट्स ऑफ 2250। ये बेयर मिनिमम टारगेट है। एंड कंसिडर कि कितना परसेंटेज बनता है, लगभग आपका 35% का अपसाइड मूवमेंट बनता है इन एंड ऑल, कम से कम। तो मेरे हिसाब से इसमें एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है, बिकॉज ठीक लग रही है कंपनी चार्ट एंड वैल्यूएशन वाइज भी। एंड बहुत बड़ा इसका मार्केट कैपिटल नहीं है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। मल्टीफोल्ड इस तरह की कंपनी हो जाती है अगर बिजनेस मजबूत हो, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, और अगर जो पॉलिसी मेकर सपोर्ट्स है, जो मैक्रो फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, अगर वो भी सपोर्टिव रहे, तो जो कि इस केस में बनते हुए लग रहे हैं। परफेक्ट है, ठीक है मैम, ये बात होगी। दो स्टॉक्स और हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक है ला ओपाला, जहां पे कल जेनेसिस एक्सपोर्ट्स, इनके जो प्रमोटर हैं, उन्होंने 65,000 शेयर खरीदे हैं। उसका इम्पैक्ट आप देखिए पॉजिटिव साइड पे दिख भी रहा है। और
एक स्टॉक है जेएम फाइनेंशियल का। जी हाँ, जेएम फाइनेंशियल को कुछ 230 करोड़ रुपए का एक रिफंड मिलने वाला है। असेसमेंट ईयर 2008-9 के लिए ये रिफंड मिलेगा इनको आईटी विभाग से। ये स्टॉक भी पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। दोनों स्टॉक्स पे कोई ट्रेड के मूव बनते हुए दिख रहे हैं? पहले लाओपाला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लुकिंग गुड टू बाय। अगर एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज में एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ क्या? आई मीन इफ राइट, देखिए जो भी कंपनीज वैल्यूएशन वाइज ठीक है एंड जिनका पी सेक्टर से कम या फिर एट पार है, प्लस जो भी अपने आरएसआई 30 या 40 के आसपास या उसके नीचे हैं, अगर ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन और साथ में वो स्टॉक रिसेंटली 52 दिन के लो के साथ में है, 52 वीक्स के लो के साथ में है, तो फिल्टर करें कुछ ऐसी कंपनीज को और वहां पर देखेंगे कि आपको मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। ये कंडीशन यहाँ पर भी मैच हो रही है, राइट? ओके। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज आप लोग ढूंढ सकते हैं। जो भी लोग अभी सुन रहे हैं मुझे, तो वहां पर बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी आपको इस पैरामीटर पर, उनको फाइंड करिए और वहां पर देखिए कि अगर कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा मैक्रो फैक्टर से अफेक्टेड नहीं हो रहा है और इंडिपेंडेंटली वो स्मॉल के अपने काम को कर पा रहा है, स्मॉल एंड मिड कैप में है, या फिर ऐसे बिजनेस कैटेगरी में जो प्रॉफिटेबल है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, वहां पर थोड़ा सा ध्यान दे करके अपॉर्चुनिटीज को एनकैश कर सकते हैं। क्योंकि लाओपाला अभी आपके पास में आया कि 11% की अपसाइड मूवमेंट ऑलरेडी कर चुका है, राइट? लेकिन अगर हम इसको कल के दिन में देखें तो कल ये फिल्टर हो रहा था, राइट? कल की क्लोजिंग के बेस पर अगर आप देखेंगे तो इस चीज के फिल्टरेशन में ही आता आपके। तो इस तरह का फिल्टर लगा करके शायद आप लोग कुछ ज्यादा, ये मूवमेंट शायद आपकी पॉकेट में होता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ऐसा रिसर्च करें, ऐसे ढूंढे, राइट? फिलहाल लाओपाला स्टिल लुकिंग बुलिश, नथिंग टू वरी अबाउट, एंड स्टॉप लॉस डेफिनेटली थोड़ा डीप हो गया क्योंकि कल की क्लोजिंग से ऑलरेडी 11% अबव है, बट स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना है तो वो करना ही पड़ेगा लगभग 215 का, एंड टारगेट्स होंगे लगभग 250 वेरी फर्स्ट टारगेट, जबकि अभी का जो प्राइस है वो 231 है। अभी भी जो प्राइस है वो 231 है, एंड आई एम सीइंग एन स्टीप अपसाइड मूवमेंट इन दिस, जो कि इस स्टॉक को 275 तक लेके जा सकता है विद इन अ डे और टू। विद इन अ डे और 2-3 days आई मीन टू से। ओके, 2 से 3 दिन में आप कह रहे हैं कि 275 रुपए तक, 250 एंड 275, ये दो टारगेट्स हिट होने की पॉसिबिलिटीज वेरी हाई है। ठीक है। और जेएम फाइनेंशियल? जेएम फाइनेंशियल्स को फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। आई मीन इस स्टॉक में फिलहाल ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा अपसाइड की मूवमेंट आपको देने की कोशिश करेगा, थोड़ा स्लो चल सकता है। मेरे ख्याल से इसको फिलहाल अवॉइड करेंगे तो बेटर होगा। मेरा यहाँ पर व्यू, मैं वेट करना चाहूंगी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का टू सेल ऑन राइज, इंस्टेड ऑफ कि मैं इसको यहाँ से छोटे टारगेट के लिए बाय के बारे में देखूं। सो आई विल बी प्रेफरिंग सेल ऑन राइज इन दिस, जिसमें कि हो सकता है कि स्टॉक 115 112 के आसपास आए। वहां पर मेरा व्यू यहाँ अभी जैसे 105 के आसपास है, तो 112 के लिए मेरा व्यू यहाँ पर टारगेट वाला नहीं है कि इसको एनकैश करे। नो, वेट फॉर दैट, लुक एट द प्राइस एंड सेल ऑन राइज के लिए प्लान कीजिए। ओके, ठीक है मैम, ये दोनों स्टॉक्स की बात होगी। लाओपाला में तो प्रमोटर्स ने कुछ बाइंग की है और कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि प्रमोटर्स के रडार पर अब आते हुए दिखे, क्योंकि पिछले साल की जहां तक बात है तो बड़ी बिकवाली प्रमोटर्स की ओर से होती हुई दिखी थी और अब लोअर लेवल्स पे कुछ बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। 12% का मूव आप देखिए लाओपाला के स्टॉक में हमने बनता हुआ देखा है, तो जबरदस्त मूव है जो कि लाओपाला में फिलहाल दिख रहा है। 233 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है। मैम, कोई ऐसे ट्रेड्स जो कि आपको नजर आ रहे हो, जो आप कह रही थी कि मैं इनिशिएट करने के लिए बोलूंगी अगर मुझे कुछ दिखता है, नहीं तो फिर मैं अपने खास सेगमेंट की ओर बढ़ूं, हॉट स्टॉक्स की तरफ? देखिए निफ्टी में एक ट्रेड पॉसिबिलिटीज बन सकती है। लेट मी एनालाइज इट वन मोर टाइम। बट आई वुड से कि आप सभी, अगर कोई इसको एनकैश कर रहा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ओवर रिस्क ना करें, क्योंकि बाद में फिर आप आकर के ये मत बोलिएगा कि मैडम आपने बताया था क्योंकि मैं बताऊंगी तो मैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों बोलूंगी। उसको ही प्रॉपरली रिस्क एनालाइज जरूर कर ले, अगर सुटेबल है तो ही उसमें इनिशिएशन करें, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कंडीशनल है, मैं समझ गया, बताइए प्लीज। हाँ, तो देखिए अभी यहाँ पर ना 23,000 की पुट को आप लोग देख सकते हैं। मंथली पुट जो है ये अपना, एंड इट इज ट्रेडिंग एट 200 एज ऑफ नाउ। जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो ये 200 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बाइंग लेके एक छोटा स्टॉप लॉस विच इज 170, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके
225, 250 एंड 270, ये 3 टारगेट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टॉप लॉस प्लीज मेक श्योर कि छोटा रखें, मतलब उतना ही रखें। अगर हिट होता है तो अवॉइड कर लें, क्योंकि अभी भी अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 22,800 के ऊपर ही है एंड ये सपोर्ट रेंज है। तो आप कह रही है कि फरवरी महीने का जो 23,000 का पुट है निफ्टी का 200 के आसपास, उसे आप लेते हैं तो 170 रुपए, 30 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, 250, 250 और 270 के टारगेट्स। यस, चलिए ठीक है, तो ये बात हो गई ऑप्शन साइड की। अगर आप मार्केट में कोई प्ले करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशनल है, ध्यान से ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए जो आपको बताया गया है। 30 पॉइंट का अगर आप जोखिम ले सकते हैं तो आप 25 रुपए, 50 रुपए और 70 रुपए के गेंस के लिए 23,000 का फरवरी महीने का जो पुट है निफ्टी का, उसे आप खरीद के चल सकते हैं। तो ये बात हो गई ऑप्शन साइड की। अब हम चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ, हॉट स्टॉक्स। श्योर। हॉट स्टॉक्स में हम हर दिन आपके सामने कुछ एक नई रिसर्च लाने की या नई तरह के जो स्टॉक्स हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने की, उस पोर्टफोलियो में कुछ रिव्यू करने की या फिर एक नई जान फूंकने की कोशिश करनी चाहिए। अलग अलग तरीके, अलग अलग पैरामीटर्स लगाकर, अलग अलग न्यूज फ्लो के हिसाब से हम आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं और उसके बाद फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम राय भी लेते हैं। आज जो एक पैरामीटर हमने चुना है या फिर एक जो रिसर्च आपके लिए लेकर आए हैं वो है प्रमोटर्स जहां पे खरीदारी कर रहे हैं। जैसा हमने लाव पाला में बातचीत करी भी है, देखिए फरवरी महीने का ऐसा है, न्यूज रिपोर्ट आई है जिसमें प्रमोटर्स की ओर से VLMM 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी प्रमोटर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अलग अलग कंपनियां हैं जिनके नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं, और बाजार में जो गिरावट हुई है जिस तरह से, उसके बाद हमने देखा है कि चुनिंदा प्रमोटर्स जो हैं वो अपनी खुद की कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स हमने देखा ऊंचाई से करीब 20% लुढ़कते हुए देखे। 19% मिड कैप इंडेक्स लुढ़क गया था और आई थिंक 24% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स लुढ़क गया था। तो ये बेयर मार्केट में ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे, और इंडेक्स में अगर इतनी गिरावट हुई तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक्स में किस तरह की गिरावट हुई। और जिस तरह की गिरावट हुई हाई लेवल से, उसके बाद कई सारे प्रमोटर्स हैं जो कि एक बेटर सेंस रखते हैं, ज्यादा जानकारी रखते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, वो अपनी कंपनी को बेहतर तरीके से समझते हैं और वो अपनी हिस्सेदारी वहां पे बढ़ा रहे हैं इन एंटिसिपेशन की वहां पे वैल्यू प्रोपोजिशन बनता हुआ दिख रहा है। तो प्रमोटर्स में प्रमोटर्स के अगर आप देखेंगे तो जो बाइंग इंटरेस्ट बना है प्रमोटर्स की ओर से, वो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है। जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां हैं, और बड़ी गिरावट हो चुकी है वो तो बात है ही है। और एक बैकड्रॉप ये भी है कि 2024 में आपको याद होगा QIPs का बहुत ज्यादा एक चलन बनता हुआ दिखा था। जिस तरह से मार्केट में हमने एक यूफोरिया बनता हुआ दिखा था, कई सारे प्रमोटर्स ने QIP के जरिए हिस्सेदारी बेची थी या नए शेयर्स जारी किए थे, और 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम प्रमोटर्स की ओर से जुटाई गई थी। बहुत सारे QIPs की न्यूज हमने 2024 में देखी थी। और अब जो सितंबर में बाजार में हाई लगा, उसके बाद जो करेक्शन आया, उसमें मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई या धुलाई ज्यादा होती हुई दिखी है। और कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हाई लेवल से हो चुके हैं, 50 से 60% तक हल्के, और वहीं पे प्रमोटर्स हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट दिखा भी रहे हैं। उसमें लाव पाला का एक नाम मैंने आपके सामने रखा है जो कि रिसेंट है। ये कल शाम तक का डेटा हमने आपके लिए बनाया है जो कि आपके सामने लाने आ चुका है। देखिए सिगाची इंडस्ट्रीज है, इसमें पैसा लो डिजिटल है, ये 52 वीक हाई है और कल की क्लोजिंग है। जो आप CMP देख रहे हैं ये कल का भाव है, यानी कि 20 फरवरी तक के आंकड़े हैं। और हाई लेवल से कितनी गिरावट हुई है वो हमने आपके सामने लाने की कोशिश करी है कि कितना करेक्शन इन स्टॉक्स में हो चुका है, जिसके बाद प्रमोटर्स अब इनमें खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिगाची है, पैसा लो डिजिटल है, नाहर स्पिनिंग, नाहर पॉली, सोबा लिमिटेड, DB कॉप, KPI ग्रीन एनर्जी, मिर्जा इंटरनेशनल, ये कुछ नाम है जो कि आपके सामने आ रहे हैं। मैम 2-2, 3-3 स्टॉक्स करके मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा ताकि हमारे दर्शकों को इसमें मदद मिल सके कि कुछ आप पैरामीटर्स की बात आप भी कर ही रही थी कि किस तरह से स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहिए। तो एक पैरामीटर ये है कि हाई से कितना गिरावट हो चुकी है। अगर ये फंडामेंटली अच्छे हैं आप जज कीजिए, आप नहीं जज कर सकते हैं तो देखिए जो प्रमोटर, जो कि मालिक होता है, जो कि बेटर सेंस रखता है अपनी कंपनी का, उसके फंडामेंटल्स का, उसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स का, उसके आउटलुक का, इंडस्ट्री का, वो खुद अगर खरीदारी कर रहा है तो क्या ये निवेशकों के लिए खरीदारी करने का मौका है? यही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं मैम। तो सिगाची, पैसा लो डिजिटल जैसी कंपनियां जो कि 60% हाई लेवल से करेक्ट हो चुकी हैं, जहां पे प्रमोटर्स भी बाइंग कर रहे हैं, क्या हमारे दर्शक भी इसमें खरीदारी शुरू कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स में? देखिए, एक सेकेंड, प्रमोटर्स ने खरीदारी की, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, NBFC है, पैसा लो, राइट? ठीक है, यहाँ पर FIIs की होल्डिंग घटी है, यहाँ पर DIIs की होल्डिंग घटी है,
और दूसरा, अगर हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर भी ठीक है, इंक्रीज हो रही है। ये है कुछ ऐसे पैरामीटर जो कि ऊपर ऊपर से हमको देखने होते हैं। इस पैरामीटर के बेस पर दूसरा आता है कि ये कंपनी अपने सेक्टर के कितने मल्टीपल पर है। सेक्टर से महंगी है, एट पार है, डिस्काउंटेड है, या फिर प्रीमियम पर है। एट पार मतलब बराबर वैल्यूएशन, एट प्रीमियम मतलब सेक्टर से ज्यादा चार्ज, ज्यादा महंगी है, डिस्काउंटेड मतलब सेक्टर्स के भी कम पर है क्या। तो इस कंडीशन में ये सेक्टर का यानी एनबीएफसी सेक्टर का जो फिलहाल सेक्टोरियल पी है वो 12.86 के आसपास है, इसका है 19.23। तो आप कैलकुलेशन करें, लगभग 50% अभी भी महंगी है। जो आरओई कंपनी डिलीवर्ड कर रही है वो 13.46 का कर रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, ठीक है। यहां तक ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें जो समझ में आ गई है। नाउ इसके साथ उतनी महंगी नहीं है, अपनी आरओआई को ये जस्टिफाई कर सकती है कंपनी। अब बात करते हैं कि क्या ये यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पर भी ठीक है क्या। तो हमने यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, प्रमोटर बाय कर रहे हैं, लेकिन डीआईआईज एंड जो इसके एफआईआईज हैं, जो इसमें इन्वेस्टेड हैं, उन्होंने इसमें एग्जिट पोजीशंस बनाए हैं। तो जो खुद का पैसा है, जो प्रमोटर जिसकी ये कंपनी है, उनको तो इसमें विश्वास है, लेकिन जो स्मार्ट मनी है उनको इस कंपनी में अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, राइट। डिस्पाइट ऑफ दैट कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है एज ऑफ नाउ। एंड अब क्या रीजंस है इसका, है वो वैल्यूएशन। एनबीएफसी सेगमेंट में और भी कंपनीज हैं जो कि वैल्यूएशन वाइज, जैसे कि मन्नापुरम, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल, अभी उसके लेटेस्ट नंबर्स मेरे पास नहीं है, जैसे मन्नापुरम हो गया और भी बजाज फिंसर्व हो गया। कभी भी लोग कंपेयर करेंगे ए, बी और सी। तो अगर तीनों इवेल्युएशन में आप किसी भी कंपनी को जब आप चेक कर रहे हैं तो इवेल्युएट करें सेक्टोरियल, पीर टू पीर भी एक बार उनकी वैल्यूएशन को चेक जरूर कर लें। इट्स वेरी इजी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठना नहीं होता आज के समय में, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। पैसा लो में ये चीज मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि आप लोग एक रैशनल को समझ सके, ठीक है। अभी इसका प्राइस चल रहा है लगभग 41 का। इसका जो आरएसआई टेक्निकल के बेस पर अगर आप देखेंगे तो वो चल रहा है लगभग वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो 36 का। अगेन और थोड़ा आपको होराइजन बड़ा करना पड़ेगा कि ये कहां तक, इसमें डिप कहां तक आ सकता है, इज इट अ गुड बाय और नॉट। तो जो मैक्सिमम चार्ट्स अवेलेबल होते हैं वो मंथली टाइम फ्रेम के एज ऑफ नाउ होते हैं। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से जब आप इसको कैलकुलेट चेक कर रहे हैं तो ये अभी भी 45 आरएसआई पर है। दैट मीन्स इसका एक कोरिलेशन समझाना चाहती हूँ। अगर कोई स्टॉक, प्लीज ध्यान से समझें, अगर कोई स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार 30 आरएसआई के नीचे बाय चांस आया है, दिस इज माय स्टडी, एक बार 30 आरएसआई के अगर नीचे आया है, चांसेस होते हैं कि वो आने वाले समय में कभी ना कभी आपको, वो आने वाले समय एक क्वार्टर भी हो सकता है, 2 क्वार्टर भी हो सकता है, तो वो आने वाले समय में वापस से बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम पर, उस आरएसआई को टेस्ट करते हुए आपको दिखता है। एंड मोस्ट ऑफ द केस में मैंने ये देखा है कि वो लेवल लगभग 15 से 20% करंट प्राइस का डिप में रहता है। ये स्टडी है, इसको स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, बाद में अच्छे से चार्ट पर स्टडी भी कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पैसा लो में फिलहाल पैसा, अगर आप एक छोटा स्टॉप लॉस रख रहे हैं, अगर आप एक पहला छोटा टारगेट रख रहे हैं, विच इज छोटा स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं, विच इज 37, करंट प्राइस है 41, तो यहाँ पर बाइंग के बारे में थोड़ा बहुत समय के लिए सोच सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 45 एंड दूसरा टारगेट 52 एंड तीसरा टारगेट जो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो लगभग 53.50 के आसपास। बस इसके बाद में अगर स्टॉक में ये टारगेट्स आते हैं तो आप इसके बाद इसको प्रॉफिट बुक करके बैठ जाए एंड देन वेट करें कि वो स्टॉक, क्या ये स्टॉक वापस से 35 के आसपास आता है क्या। देखिए मैंने स्ट्रेटेजिकली इसलिए बोला है क्योंकि ये जो स्टॉक अभी जो ये सेगमेंट, जिस तरह यहाँ पर अप्रोच अभी अलग मुझे लग रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट की अपने, जो कि आपने बोला हॉट स्टॉक वाला जो डिस्कशन है, क्योंकि यहाँ पर हम इन्वेस्टिंग के मायने से चीजों को मैं यहाँ पर एनालाइज कर रही हूँ कि क्या मैं इस स्टॉक को आज खरीद के बिना अपनी नींदों को खराब किए हुए हम इसको होल्ड कर पाएंगे क्या। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों ने तो अपने पोर्टफोलियो देखना ही बंद कर दिए हैं जिस तरह से गिरावट आई है, क्योंकि ज्यादा छोटे मोटे स्टॉक्स की पिटाई हुई है। और देखिए हमारे पास जो स्टॉक्स की लिस्ट है उसमें आप देखिए जो पहले
7 स्टॉक्स हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी तक, आप देखिए 44% कम से कम ये हाई लेवल से करेक्ट हुए हैं। कहाँ देखिए पैसा लो डिजिटल 100 रुपए के आसपास था, 40 रुपए पर आ गया, 60% निकल गया। 745 वाला केपीआई ग्रीन 414 तक आ गया। 400 रुपए के ऊपर डीबी कॉप चला गया था, वो 223 आ गया। तो नींदें तो उड़ती हैं, जाहिर सी बात है, और अब ना उड़े इसकी जो इसको इंश्योर कर रही हैं वीले मैम। तो मैम अगले स्टॉक्स भी आपके सामने रख देता हूं। इसमें नाहर स्पिनिंग, नाहर पॉली, सोबा लिमिटेड, ये भी एक ठीक ठाक नाम है। यहाँ पे भी प्रमोटर्स की ओर से लोअर लेवल्स पे बाइंग हुई, क्योंकि 2161 वाला शेयर 1191 पर आ गया, तो प्रमोटर्स को लगा कि 45% नीचे आ गया तो अच्छा वैल्यू बाय प्रोपोजिशन बनता हुआ दिख रहा है। डीबी कॉप, केपीआई एनर्जी, कुछ अच्छे नाम भी हैं इस लिस्ट में, जहां पे हमने 45% तक का मार्केट के सेंटीमेंट के साथ साथ फॉल देखा है। चार्ट्स में रिवर्सल दिखने लगा है क्या? अभी नहीं दिख रहा है नाहर स्पिनिंग में। अच्छा, एक जस्ट वन थिंग, जो ट्रेड हम लोगों ने लिया था 23,000 का पुट ऑप्शन 200 के भाव पर, इट मेड अ हाई ऑफ 230 का, तो पहला टारगेट यहाँ पर हिट हो चुका है। सो अब अकॉर्डिंगली लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, 225 का पहला टारगेट था वो पूरा हो गया। हाँ, 225 का पहला टारगेट था वो पूरा हो चुका है। आप अब उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस या तो ट्रेल करिए, या फिर अपने विवेक के हिसाब से अपना डिसीजन लेके आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी करके चल सकते हैं। हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 15% है, तो उसके हिसाब से वन कैन टेक डिसीजन। ऑप्शंस को लोग, यू नो व्हाट ग्रोवर जी, अगेन आई वुड लाइक टू टेक 1 मिनट ओनली फॉर दिस। लोग ऑप्शंस को पसंद करते हैं इसीलिए, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस को, कि उसमें ज्यादा पैसा बनता है। बट अभी जैसे पैसा बना, मैं एक कंडीशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। अभी जैसे मुझे याद है कि मैंने यहाँ पर 3 या 4 बार शायद ऑप्शंस के ट्रेड दिए होंगे इंडेक्स में, राइट, एंड हर बार टारगेट हुआ है। अब जो लोग बार बार मुझे देखेंगे लाइव में, हो सकता है कि लोगों को लगे कि जब भी ये कोई ट्रेड पोस्ट करते हैं या बताते हैं तो वो यू नो इनका टारगेट हिट होता है। फिर लोग क्या करना शुरू करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ आपको, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट। फिर लोग ट्रीट करने लगते हैं कि इनका जो व्यू है वो 100% सटीक होता है। इस अजम्पशन में, मैं इसके साथ कुछ और भी बताऊंगी आपको, इस अजम्पशन में ओवर वैल्यू, ओवर रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, फिर परेशान होते हैं कि ये तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। व्हाई आई एम सेइंग दिस, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट आपको पता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो टारगेट होने के बाद में बहुत अच्छे से बोलेगा कि टारगेट हो गया, अभी प्रॉफिट प्रॉफिट। नो, हो गया है, खुश हो जाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको अगली बार ये प्रॉफिट बचाने भी हैं, और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही काम करना है, वरना ऑप्शंस 200 का 0 भी होता है, 200 का 100 भी होता है। कुल मिला के जो लेवल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करके चलना, आप ये कहना चाह रही हैं कि हर बार अगला नया ट्रेड है, हर ट्रेड में जो लेवल्स आपको बताए गए उनको आप रिस्पेक्ट करके चलिए। इन स्टॉक्स के बारे में मैम, हाँ, इन स्टॉक्स के बारे में अगर आप व्यू दे दें। मैं एक छोटा सा चीज और बोलना चाहती हूँ यहाँ पर, प्लीज अलाउ मी दिस। रिसेंटली मैंने मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा एक लॉस बुक किया है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं नहीं करती, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है लोगों को लगे कि दैट आई एम मेकिंग गुड मनी। यस आई डू, बट रिसेंटली कंसिडरिंग द मार्केट सिचुएशन आई बुक्ड माई लॉस। अगर वो मैं नहीं करती तो मेरा पोर्टफोलियो शायद 20% डिक्लाइन में होता, राइट। एंड आई मैनेज माई पोर्टफोलियो इन अ वे कि मैं शांति से रह सकूं, बिकॉज जिस काम में मैं हूं, मुझे मेरा दिमाग यहाँ पर फ्री चाहिए। एज अ रिसर्च आई कैन नॉट बी बायस्ड। जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पर मुझे बहुत ही सावधानी से, प्रेशर नहीं चाहिए होता है, एंड दिस इज व्हाट यू शुड नॉट हैव व्हाइल यू आर सेलेक्टिंग एनी स्टॉक। जब आपका, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया है पैसा लो का, राइट, तो स्टॉक में डिक्लाइन कितना हो सकता है उसको समझो। लेने के बाद अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वो एनालिसिस कभी भी सही नहीं होगी। ग्रोवर जी, ये चीज अगर आप भी एक बार रिपीट करके लोगों को बता दें कि लेने से पहले एनालाइज करें, लेने के बाद नहीं। उसके बाद तो जो एनालाइज किया है उसको एग्जीक्यूशन करें, दैट्स इट। तो ये अच्छा होगा, ताकि शायद लोग आपकी बात माने। नहीं, आपकी भी मानेंगे मैम। मैंने पहले भी मेंटेन किया, जैसे आपने पहले भी कहा है कि आपने इसको दूसरे वर्ड्स में कहा है, मुझे याद भी है, आपने हमेशा कहा है कि आप अपने रिस्क को पहले एनालाइज कीजिए। टारगेट ऊपर कितना आ सकता है, रिवॉर्ड कितना हो सकता है, वो तो आपको देखना है, लेकिन उससे पहले रिस्क देखिए, नीचे जोखिम कितना है, उसके बाद ऊपर का अपसाइड देखिए। जोखिम ले सकते हैं, फिर अपसाइड की तरफ आप ज्यादा उत्साहित होकर आप उस ट्रेड को इनिशिएट करके चल सकते हैं। अब आ जाइए इन स्टॉक्स के ऊपर। ओके, तो अभी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे जो आपने नाहर स्पिनिंग स्टॉक है। फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 211 के भाव पर, एंड आज या कल में यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न होता है। टेक्निकल में पहले डिस्कस करूंगी, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकली व्यू है, इन्वेस्टिंग का मेरा फिलहाल व्यू नहीं है।
यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप चार्ट्स को देखेंगे तो एक बेरिश डेप्थ क्रॉस डाउन एक पैटर्न होता है विच इज कंसिडर अ बेरिश पैटर्न, जो स्टॉक को लंबे अवधि के लिए बेरिश ट्रेंड में लेकर के जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी भी इट्स नॉट अ गुड बेट, वेट कर लें, या फिर अगर आपको बाय करना है ट्रेडिंग के लिए 1 या 2 दिन और थोड़े परसेंटेज के लिए, तो बाय के बारे में आप सोच सकते हैं 212 के ऊपर। अभी चल रहा है 211, 212 मैंने बोला है और वो बहुत ही सोच समझ के ही बताया है। 212 के ऊपर आप लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। एंड इसके बाद जो पहला टारगेट आप लोग एक्सपेक्ट करें बहुत ही छोटा सा, लगभग 222 के आसपास पहला, एंड दूसरा टारगेट आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे लगभग 235 का। बट यहाँ पर स्ट्रिक्टली जो स्टॉप लॉस होगा, जिसके हिट होने की परसेंटेज भी मैं बोलना चाहती हूँ मेरे हिसाब से हायर रह सकती है। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हिटिंग रेट होगा वो ज्यादा होगा, विच इज स्टॉप लॉस होगा 205 का। तो जब मैं खुद ही ऐसे बता रही हूँ यहाँ पर कि ये पॉसिबिलिटीज है, हिट रेट ज्यादा हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मेरा व्यू ये है कि इसको अवॉइड कर ले। फिर भी लोग अगर पूछ रहे हैं कि यहाँ पर बाय कब ले सकते हैं, तो 212 के ऊपर बाय के बारे में सोचें। टारगेट पहला 235 और दूसरा टारगेट लगभग 250 का, स्टॉप लॉस 205 का। हिट होने का परसेंटेज भी, प्रोबेबिलिटी आई मीन टू से, हाई लग रही है। ओके मैम, थोड़ा समय कम है, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, बस इतना बता दीजिए विदाउट रीजन कि इनमें प्रोमोटर्स खरीद रहे हैं, हमें लेना है नहीं लेना है? शोभा लिमिटेड, डीबी कॉर्प और केपीआई एनर्जी। डीबी कॉर्प, शोभा लिमिटेड और केपीआई ग्रीन एनर्जी। एक सेकेंड। शोभा का चार्ट अब एक बार स्क्रीन पर लगवा सकते हैं प्लीज? जी बिल्कुल। प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, दैनिक भास्कर। शोभा का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है मैम। जी, डीबी कॉर्प फिलहाल रहने दे सकते हैं, ठीक है, नॉट लुकिंग गुड, अवॉइड है शोभा। अवॉइड करें। गिव मी अ सेकेंड। ओ गॉड, वेरी एक्सपेंसिव, बट बिकॉज दे आर इनटू इंडस्ट्री। अच्छा, आपने सेक्टर नहीं पूछा है, तो बिकॉज दे आर इनटू रियल एस्टेट, तो कंपनी की वैल्यूएशन जो भी, शैल आई टेक अ चांस टू एक्सप्लेन दिस प्लीज? बिकॉज देखिए, शोभा इंडस्ट्रीज जो है ये रियल एस्टेट कंपनी है, और जो भी इनके एसेट्स हैं वो विद टाइम कंपाउंड होंगे, स्टॉक बढ़े या ना बढ़े, रियल एस्टेट सेगमेंट इंक्रीज हो रहा है, एंड ये कंपनी इसी सेक्टर में है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक्सपेंसिव है। आई एम मेकिंग दैट, मैं उसको फिर से अंडरस्कोर कर रही हूँ। सेक्टर है 14, स्टॉक है 210, काफी महंगा है। बात यहाँ पर नहीं बनेगी, आप सिर्फ यहाँ पर थोड़े समय के लिए ही कोई व्यू बना के रख सकते हैं, अदरवाइज ये स्टॉक महंगा है, अवॉइड कर ले अगर आपको इससे बेहतर कोई स्टॉक मिल रहा है तो। फिलहाल आई वोंट से कि आपको यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, नो, बहुत महंगा है। ठीक है, इसी लिस्ट में मैम मेरे पास ना स्टॉक्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि लंबी लिस्ट है जहाँ पे प्रमोटर्स की ओर से बाइंग हुई, इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा आप अगर जल्दी से राय दे दें। बस इतना बता दीजिए, प्रमोटर्स खरीद रहे हैं, हमें खरीदना है नहीं खरीदना है, रीजंस अगर आप थोड़ा छोटा भी अगर बोल दें तो हमारा काम हो जाएगा उससे। मिर्जा इंटरनेशनल, अल्काइल अमीन्स और ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक्स भी मैम 30 से 40% करेक्ट हुए हैं हायर लेवल से, इन पर खरीदारी करनी है नहीं करनी है, बस इतना बता दीजिए। अल्काइन माइंस, अल्काइल अमीन्स, मिर्जा इंटरनेशनल और ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज। नो, अवॉइड। केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, अवॉइड कर सकते हैं फिलहाल, नॉट लुकिंग गुड। अल्काइल अमीन्स अवॉइड हो गया। दूसरा स्टॉक आपका? मिर्जा इंटरनेशनल, ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज। मुझे स्क्रीन पर चार्ट चाहिए आपका। एक बार चार्ट पर आप स्क्रीन पर एक बार चार्ट लगवा दें प्लीज। बिल्कुल मैम। तो आपको अल्काइल अमीन्स का चार्ट है, मिर्जा इंटरनेशनल का चार्ट चाहिए? मिर्जा, ठीक है, मिल चुका है, कोई बात नहीं। अवॉइड, मिर्जा भी अभी अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा नाम है ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज का। ग्रीनप्लाई, जी। देखिए, आप प्रोमोटर्स के साथ ना खरीदें फ्रेंड्स, जो भी मतलब आप लोग सुन रहे हैं, प्रोमोटर के साथ ना खरीदें, एफआईआईज के साथ खरीदें, क्योंकि हमेशा ये कंसीडर किया जाता है कि उनका पैसा आया है तो शायद वो
एक कॉम्बिनेशन है वैसे। ग्रीन प्लाई में वन कैन कंसिडर टू बाय, ठीक है। ठीक है। मतलब यहाँ पर ग्रीन प्लाई इज लुकिंग गुड। यहाँ पर 286 के भाव पर ये स्टॉक है। एवरेज आपको करना पड़ सकता है लगभग 240 के भाव पर। अवधि जो आपको इसमें इन्वेस्टिंग की रखनी होगी, बिकॉज आप जब प्रमोटर्स को देख रहे हैं तो प्रमोटर अपने बिजनेस के बारे में लॉन्ग व्यू रखता है, बड़ा हॉराइजन रखता है। आपको भी उनके जैसे ही थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा फिर। तो फेयर इनफ। यहाँ पर 286 के भाव पर आए, 240 235 पर लगभग एवरेजिंग करें एंड होल्ड योर स्टॉक। अगर ये आपको एग्जिट नहीं दे रहा है, लगभग 200 का भी अगर एग्जिट नहीं मिल रहा है आपको, कंबाइंडेड स्टॉप लॉस 200 का, देन कंटिन्यू टू होल्ड 400। फिर इसके बाद में इसकी जो एक अपने ट्रेंड को अगर ये कंटिन्यू करता है तो आगे जा सकता है। सो ग्रीन प्लाई में कुड बी बाइंग एंड एवरेजिंग। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे ले लीजिए 286 के आसपास, और नीचे मिले 240 235 के आसपास, तो और खरीद लीजिए। 200 रुपए का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करना। 4 नाम और है मैम, इनमें से कोई भी स्टॉक जो जी, आपको ठीक लगे या फिर जो अवॉइड करना है। एक्सप्रो इंडिया, एक्सपीआरओ इंडिया, क्वेस्कॉप, लॉयड्स मेटल्स और बजाज हेल्थ केयर। ये ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर चलते हुए आपको दिखेंगे, उनसे आप स्टॉक्स का नाम देख सकते हैं, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा डिस्कस होने वाले नाम नहीं है। एक्सप्रो इंडिया है, देखिए क्वेस्कॉप है, लॉयड्स मेटल है, बजाज हेल्थ केयर है। ये नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप यहाँ से इनके नाम देख सकती हैं। ये कुछ लास्ट लेग ऑफ द स्टॉक्स हैं जिनके करेक्शन कम हुआ है, लेकिन फिर भी प्रमोटर्स की बाइंग आ रही है। ओके। देखिए क्वेस्ट में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए फर्दर इन्वेस्टिंग के लिए, लेकिन ये स्टॉक में स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। अगर ये टूटता है तो गिरावट बड़ी होगी, मैं इसको वापस से बोल रही हूँ। स्टॉप लॉस ये मेंटेन करें, अगर ये टूटता है तो गिरावट, ये स्टॉक फिर और बेरिश जोन में जा सकता है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स। सो पहले स्टॉप लॉस समझ लेते हैं, वो है 580 का। बाइंग अगर लेनी है आपको तो 600 करंट प्राइस पर आप ले सकते हैं, 620 625 के आसपास में। एंड एक्सपेक्ट करें टारगेट जो कि लगभग जाएंगे 740 का। बट इन एंड ऑल अगर मैं एक मेरा वर्डिक्ट चार्ट को देखने के बाद जो आएगा, फिलहाल क्वेस्ट के बारे में अवॉइड है, क्योंकि फिलहाल ये बेरिश हो सकता है। तो सोच समझ के यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन ले। फिलहाल ये स्टॉक अगर 580 के ऊपर है तो ठीक है, उसके नीचे है तो बेरिश है। नहीं नहीं, ठीक है मैम, हमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, या फिर कोई हमारे किसी ने कंधे पे या कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी, हमें लेना ही लेना है। अवॉइड है तो अवॉइड है, कोई दिक्कत नहीं। प्रमोटर ये ले रहे हैं, अवॉइड चार्ट है। नहीं बता रहा है, चार्ट नहीं बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो ये ऐसा नहीं चाहिए कि प्रमोटर ले रहा है तो हमें लेना ही लेना है। हमें तो ये सारी चीजें मिलाकर देखना है, हमारा फायदा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम फंसे ना तो फंसे, या फिर हम अपॉर्चुनिटी लॉस ना कर दे। ये दो चीजें हैं, एक तो फंस ना जाए और दूसरा अपॉर्चुनिटी लॉस ना हो जाए। ये दो ही मेन सिद्धांत है, या फिर दो ही मेन ऑब्जेक्टिव है जिस वजह से हम ये सारे स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। थोड़ा पैसा बन जाए, ऑल राइट, पैसा हमारा टूट ना जाए। डन। तो इस कंडीशन में देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन, आपके लोग जो मेंबर्स हैं वो खुद भी एनालाइज कर पाएंगे। प्रमोटर बाय कर रहा है, एफआईआई बाय कर रहा है और डीआईआई बाय कर रहा है। जब ये तीनों बाय करते हैं तब वो स्टॉक में सभी को एक पोटेंशियल दिख रही है। लेकिन सिर्फ प्रमोटर ही बाय कर रहा है, लेकिन बाकी जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो बिकवाली कर रहे हैं, उन्होंने अपने स्टेक को कम किया है, तो इसका मतलब है कि वो नियर टर्म में पैसा नहीं देख रहे उसमें। मैं वो तो आइडियल कंडीशन हो जाएगी कि एफआईज भी खरीद रहे, डीआईज भी खरीद रहे हैं, प्रमोटर भी खरीद रहे हैं, तो फिर रह कौन गया? पब्लिक बेचेगी कहाँ से? कॉल मान लेगा, मिलेगा कैसे उसका? फिर खैर वो तो रिटेल एक रिटेल के हाथ से जब पैसा लिया जाता है ना, जब रिटेल बिकवाली करता है और ये बड़े हाथ जब खरीदते हैं ना, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन आप ढूंढे, हर एक स्टॉक को लेकर के बैठना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो जब रिटेल बेचारा बेच रहा होता है और ये तीनों लोग खरीद रहे होते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि पैनिक क्रिएट करवाया गया वहां पर, और फिर उस स्टॉक का फायदा लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ हाँ, पे जो भी स्टॉक्स अभी आपने दिया है ना, उसमें से एक बाकी में ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने तो खुद चुने नहीं है मैम, ये प्रमोटर्स जहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं वही लिस्ट आपके सामने रखने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे रिलायंस में तो है नहीं कि वो प्रमोटर बाय कर रहे हैं, भले 52 वीक लो पे खड़ा है। जहाँ खरीद रहे हैं, जहाँ लोगों को इंटरेस्ट है, जहाँ प्रमोटर्स के पास पैसा या फिर व्यू है, वो नाम हम आपके सामने रख रहे हैं और वो आपके सामने आ भी रहे हैं। ठीक है, जिसको अवॉइड करना है करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रमोटर बाय कर रहे हैं, चार्ट बता रहे हैं, फंडामेंटल्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है इस सेगमेंट को करने का, या आज के इस डिस्कशन का। तो आपने बाखूबी एक्सप्लेन किया है मैम, बहुत धन्यवाद आपका। ये सारे स्टॉक्स हैं उनके ऊपर अपनी राय रखने के लिए। इस बीच मार्केट पे, जैसे आपने कहा भी था, 23,000 का पुट लेने के लिए
उस समय बाजार एकदम फ्लैट हो गया था और अभी देखिए फिर से निफ्टी में 100 पॉइंट की गिरावट आ गई, 22,816 के आसपास के लेवल्स हैं। तो जो 23,000 का पुट आपको खरीदने के लिए कहा गया था फरवरी महीने का, यानी कि इस एक्सपायरी का, उसमें आपको पैसा बना भी होगा, तो आप उसमें जरूर एंजॉय करके चल सकते हैं। और देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में भी जिस तरह से बाजार में गिरावट आई, हायर लेवल से यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब मिड कैप इंडेक्स आप देखिए लाल निशान में आता हुआ दिख रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि 1.5-2% ऊपर आ गया था, यहाँ पे आधे % के आसपास की अब केवल बढ़त बची हुई नजर आ रही है। स्वाभाविक भी है, वीकेंड आ रहा है, 2 दिन की छुट्टी है, तो कोई भी अपनी पोजीशंस कैरी करके नहीं जाता है। अगला हफ्ता ट्रंकेटेड भी, एक छुट्टी भी है। मैम अपने दर्शकों को याद दिला दूं, आपकी भी हम्म, हम्म, हम्म। तारीख की छुट्टी है। आप पता नहीं ट्रैक करती नहीं करती हैं, लेकिन हम तो जरूर करते हैं। छुट्टियां तो भूल जाते हैं क्योंकि क्या होता है कि मार्केट के बाद भी इतना स्टडी एनालिसिस करते करते रहना, फिर उसके बाद में बीइंग आई एम अ यूट्यूबर आल्सो जस्ट फॉर तो यूट्यूब चैनल भी है, तो उसके लिए फिर लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं, फिर उनको 1 बाय 1 जवाब देना वीडियोस के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं पूरा एंगेज रहता है। तो मेरे ख्याल मतलब से अच्छा आपके लिए मतलब छुट्टी के मायने नहीं है, छुट्टी के दिन काम और ज्यादा हो जाता है, आप कह रही हैं? यस, जो पूरा वीक का जो पेंडिंग बैकलॉग रहता है वो वीकेंड्स में क्लोज करना होता है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एज ऑफ नाउ। ये तो वीकडेज में, यानी कि वीक के दौरान छुट्टी आ रही है, तो फिर आपका थोड़ा हल्का हो जाएगा काम, नहीं? ऑलरेडी जो कैलेंडर प्लानर है उन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ है कि ये प्लान है उस दिन के। ओके, 2 दिन की छुट्टियां हैं। वेल अच्छा आपने हमारे साथ स्पाइट है, हम अपना कैलेंडर खुद ही प्लान करते, किसी और के हाथ में नहीं सकते। ओके, अच्छा मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। आपने जैसे अभी बोला है कि वीक एक बड़ी हॉलीडे है तो कोई प्लान ना करे, बट मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहती हूँ। मेरा व्यू, बहुत बार कुछ लोग ट्रेड कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, एंड जो लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं दे आर हैप्पी कि समय पर इंसाइट्स मिल रहे हैं। व्हाट आई वुड लाइक टू मेक हियर अ नोट कि फिलहाल जो आपकी मार्केट है इसमें बहुत ज्यादा होप ना रखें अपसाइड की मूवमेंट के लिए। रीजन, इसका जाते जाते एक बात बोलना चाहती हूँ। रीजन जो है, जो हमारे ग्लोबल ट्रेड है, देखिए भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। हमारे जीडीपी में फाइनेंशियल निफ्टी जो आईटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये 2 ऐसे मेजर सेक्टर है जो हमें रोजगार भी देते हैं और हमारी जीडीपी को सपोर्ट भी करते हैं। 2 मेजर सेक्टर्स हैं। एंड फिलहाल प्रॉब्लम हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। ये मैक्रो, जिस तरह से ट्रेड टैरिफ्स बढ़ेंगे, सिर्फ एक ही यूएस ही नहीं बढ़ाएगा, हमारे इंपोर्ट्स महंगे होंगे, इंपोर्ट्स महंगे फिर एक्सपोर्ट महंगे होंगे। तो इट्स अ बिग प्लेट जो कि आपको 56 भोग रखे हैं ना उस थाली में, उसको आपको एक एक को समझना पड़ेगा कि क्या क्या है वहां पर, उस चीज को समझे खाने से पहले। तो फिलहाल के जब मार्केट कंडीशन है, डू नॉट हैव दी ओवर एक्सपेक्टेशन कि ये अब यहां से रिवर्सल होने के चांसेस जो है मेरे हिसाब से फिलहाल कम है। सो जैसे मैंने बोला था, अभी भी सेल ऑन राइज का व्यू लेकर के अगर आप मार्च को एंड अप्रैल को आपको लग रहा है कि होराइजन आपका थोड़ा सा बड़ा है, तो मार्च एंड अप्रैल में यू कैन हैव द फ्यूचर्स शॉर्ट पोजीशंस कवर्ड विद रेलिवेंट पुट्स के साथ में उसको कवर कर लीजिए, एंड फ्यूचर में शॉर्ट जाकर के आप इस मोमेंटम में थोड़ा बहुत एनकैश कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका पोर्टफोलियो है और आप उसको हेजिंग के हिसाब से भी देख रहे हैं। यू आर नॉट विलिंग टू बुक योर पोर्टफोलियो, बट आप चाहते हैं कि अगर ये मूवमेंट आता है तो मैं थोड़ा यहाँ पर उसमें एडजस्टमेंट करके थोड़ा पैसा बना सकूं या फिर मेरे पोर्टफोलियो को हेज कर सकूं। ये अप्रोच मेरे ख्याल से ग्रोवर जी लोगों को फिलहाल काम दे सकती है, स्पेशली अगर किसी का भी पोर्टफोलियो 10 लाख से ऊपर का है तो। ठीक है, फेयर इनफ मैम। जिस व्यू पॉइंट की आप बात कर रही हैं कि सेल ऑन राइज का व्यू लेके चलना चाहिए अगले 1-1.5-2 महीने में, वो बिल्कुल जायज है, समझ भी आ रहा है जिस तरह से आप हेज करने की भी बात कर रही हैं। 2 स्टॉक्स आपसे पूछूंगा मैम, फिर हम शो को वाइंड अप करते हैं, बहुत लंबा चला गया डिस्कशन। इरिडा और उसके साथ साथ मैम ये एक स्टॉक है टाटा टेक, जो कि एफएनओ में आने वाले हैं मार्च सीरीज से, 28 तारीख से ये आने वाले हैं। टाटा टेक पे तो मूव नहीं देखने को मिल रहा, 3 दिन से इरिडा का स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है, आज भी 6.5% ऊपर है। तो इरिडा और टाटा टेक पे आपका व्यू दे दीजिए। इरेडा को बाय कर लीजिए, देखिए अच्छे खासे डिपर है। मैं एनटीपीसी में पर्सनली एवरेजिंग कर, एनटीपीसी ग्रीन में मैंने बोला था कि अगर वो 100 के आसपास आएगा तो आई विल डू एवरेजिंग। हालांकि वो एक्सपेंसिव मल्टीपल पर है, लेकिन मुझे उस बिजनेस में कॉन्फिडेंस है। तो मैं जो एनर्जी सेक्टर के स्टॉक हैं और उसी सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो इरेडा फाइनेंसिंग वाले सेगमेंट में है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है,
मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप बाय करेंगे फिलहाल के लिए एंड एवरेजिंग हर डिप पे, हर 10 या 15% के डिप पर एवरेजिंग करेंगे और कम से कम इसको 5 साल के लिए होल्ड करते हैं, वही क्लियर व्यू रखें, तो ये आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकते हैं। वही व्यू मेरा इसमें यहाँ पर अभी भी है। अच्छी बाइंग आपको मिल रही है, लगभग 184 185 के आसपास है। 160 के आसपास खरीदा है तो भी बढ़िया, नहीं खरीदा है अभी भी खरीद सकते हैं। हर 10 से 15% का डिप फ्रॉम इट्स हाई, चाहे वो कोई भी हाई बने, तो वहां पर ये एवरेजिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। होराइजन 5 साल का रखें, मल्टीफोल्ड रिटर्न की पॉसिबिलिटीज है। दूसरा स्टॉक आप पूछ रहे हैं टाटा टेक, राइट? जी ओके, टाटा टेक में देखिए 750 का भाव है फिलहाल। वीकली टाइम फ्रेम पर भी ओवरबॉट है, लेकिन जो समझने वाली बात है वो है इसके फंडामेंटल। आई वुड लाइक टू टेक अ लिटिल सेकेंड फॉर दिस, उसके बिना क्योंकि बात नहीं बनेगी। ओके, देखिए महंगा है, सेक्टर का 2x है ये अभी भी, तो अगर ये थोड़ा और करेक्ट होता है छोटे बहुत टर्म में तो उसको और करेक्ट होने दें, फिलहाल बाय ना करें। ठीक है, तो टाटा टेक को आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इरडा को हर 10% के डिप पर लंबी अवधि के होराइजन के लिए खरीदे है तो आप होल्ड कीजिए। मल्टी बैगर स्टॉक बनता हुआ नजर आ सकता है। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि आज जैसा रुझान है, हर हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। 1-2 दिन का वीकेंड आ रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स है जो कि बाजार देख रहा है, उसके सामने है। क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो रशिया यूक्रेन के बीच में चल रही है वो सेटल होती हुई दिखेंगी। टैरिफ्स को लेकर क्या ऐलान आ जाएगा, ट्रम्प साहब कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। इसके अलावा भी आप देखें यूरोप में किस तरह की स्थिति बनेगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन को लेकर जो वॉर को रोकने की बातचीत चल रही है उसमें यूरोप को पूरी तरह से कर दिया गया है नेग्लेक्ट। तो वो देश क्या फैसला लेते हैं, हाल फिलहाल उन्होंने भी एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि डिफेंस के ऊपर वो फोकस बढ़ाएंगे, खर्च बढ़ाएंगे। तो बहुत सारा न्यूज फ्लो है ग्लोबल फ्रंट पर, और हमारे मार्केट्स में भी किस तरह की खबरें आ जाती हैं, सोमवार तक क्या हो जाएगा, इसलिए हाई लेवल से हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। तो आज का कारोबार, वीकली क्लोजिंग कहां पर होती है देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम को 3:45 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। क्लोजिंग बज में आपको पूरा ब्यौरा देंगे कि बाजार में वीकली बेसिस पर आज किस तरह का एक्शन देखने को मिला है, और अब बाजार के लिए कौन से अहम ट्रिगर हैं जो कि अगले हफ्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हुए नजर आ सकते हैं। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। बीएलए मैम, बहुत धन्यवाद आपका, आप कार्यक्रम में शामिल हुई। कोई डिस्क्लोजर जो आप जाने से पहले, जो डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगी? आज मैंने जैसे बताया, अतुल को हमने कल ही इनिशिएट कराया था, एंड बाकी कोई और स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में जो मैंने डिस्कस किए हो यहाँ पर नहीं है। मनापुरम का नाम लिया लेकिन रेकमेंड नहीं किया है, तो इट्स ओके। मनापुरम आई एम होल्डिंग, हालांकि मैंने इसको बाइंग सेलिंग लेवल इसके नहीं दिए हैं। बाकी तो और कोई स्टॉक मेरे पास इसमें नहीं है। मैं जाते जाते एक बात बोलना चाहती हूँ। देखिए, जिस तरह से हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी और तब जाकर के उनको अपनी असली पोटेंशियल का पता चला था, राइट? अगर वो नहीं होते तो शायद वो लंका जीती ना जाती, ऐसा लोगों का कहना है। और आज के समय में जो भारत के सामने जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ये जो ट्रेड टैरिफ्स के बारे में हम जो देख रहे हैं, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बिग कंसर्न। तो शायद ये हमें एक्सटर्नल प्रेशर जो आया है हमारे ऊपर, शायद ये हमें मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को और ज्यादा इन डेडिकेशन के साथ एक्सप्लोर करने में मदद कर सके। तो यहाँ सिचुएशन, मतलब यहाँ पे विलिंगनेस के साथ नहीं, कंडीशनल हो गई है कि करना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग जो टारगेट देख रहे हैं वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने का बाय द टाइम ऑफ 2047, ये मुश्किल हो जाएगी। और ये मैं ही नहीं, आरबीआई का भी जो जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी भी रिसर्च रिपोर्ट ये कह रही है कि अगर ट्रेड टैरिफ ऐसे ही चलते रहे तो जीडीपी स्लो डाउन होगी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब जो हमारे लिए हमारी इकोनॉमी की जो बात है वो हम स्लो डाउन एक्सपीरियंस कर सकते हैं मल्टीपल फैक्टर्स में, मल्टीपल सेक्टर्स में। तो लोगों को भी उस उस सेगमेंट, उस तरह से अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को इन लाइन कर लेना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। बाकी तो जीडीपी, वी आर द मोस्ट सबसे बड़े कंज्यूमर है, इम्पैक्ट सबकी नजर हमारे पास में है। और घर बुला करके अगर कोई हमसे सिग्नेचर करवा रहा है कि हम मुझे आने दो अपने घर में कि मैं आपके यहाँ पर ये कर सकूं, तो मतलब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भारत की सिचुएशन, इतना बड़ा कंज्यूमर होने के बाद भी लोग हमें चाहते हैं बेचना, लेकिन हमसे खरीदने में इंटरेस्टेड उतने नहीं है, राइट? तो सिचुएशन को आप लार्जर व्यू, ईगल व्यू से देखिए, ऊपर से देखिए, एंड समझिए कि आने वाले समय में थोड़ा सा डिप होंगे, मल्टीपल सेक्टर होंगे। तो उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा अपने दिल में थोड़ा धैर्य रख लें कि पिछले 4 साल 5 साल जैसी मूवमेंट नहीं होगी।
दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। और मैं चाहती हूँ कि लोग जो नए नए मार्केट में आ रहे हैं, आपको मालूम है सर, 1 मिनट ले रही हूँ प्लीज, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो लोग आए हैं मार्केट में पिछले 4 सालों के अंदर आए हैं, और उन्होंने कोविड के बेयर बाद फेस देखा। यस, उन्होंने बेयर फेस देखा ही नहीं है, देखिए नहीं, बड़ी गिरावट देखी नहीं है। बिल्कुल नहीं देखी है। एंड स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स एंड निफ्टी 250 ये सब अभी बेयर जोन में है, 20% से नीचे मतलब बेरिश जोन में है। एंड निफ्टी इज ट्राइंग टू बी इन दैट। तो आप समझें, रुके नहीं, आपको डायरेक्टली मैनेज नहीं हो रहा है अगर आपको अपना पोर्टफोलियो, देन गो विद द म्यूचुअल फंड्स। शायद वो इमोशनलेस आपके पैसे को वहां पर मैनेज कर सके। मैं कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं, बट जब पैसा आपका खुद लगता है तो वहां पर आपके इमोशंस होते हैं, वहां आप अपने पोर्टफोलियो में गलत डिसीजंस ले सकते हैं। तो उस चीज को समझ ले एंड डिसीजन वाइजली ले। बस उतना ही मैं बोलना चाह रही थी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग 58,000 डीमेट अकाउंट बंद हुए हैं, राइट? क्यों? तो मैं चाहती हूँ कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप भी मतलब आप बोलेंगे तो शायद लोग इसको ज्यादा ध्यान से समझे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझे। मार्केट पिछले 5 साल जैसे रिटर्न अगले 5 साल में देगी, इस एक्सपेक्टेशन से हट जाए। साइकिल होता है, एंड पीक के बाद जो साइकिल आता है वो कंसोलिडेशन का, बेयर जोन का, फिर रिकवरी, देन पीक। साइकिल ऐसे ही चलता है एंड इट टेक्स टाइम। बस इतना ही बताना था। मैं चलिए, चाहती बहुत हूँ कि लोग धन्यवाद। इसको थोड़ा समझ लें। हम्म। आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो लोगों का माइंडसेट है, उसको एक मार्केट का जो मूड माहौल है उससे अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरा आपने यस, प्रोसेस आपने बताया है। फेयर इनफ मैम, आप हमारे दर्शकों के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, उनके पैसे के लिए, कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए ज्यादा चिंतित है, उसके लिए ज्यादा फोकस्ड है। आपकी बातों में समझ आ भी रहा है, तो मैं अपने दर्शकों की तरफ से भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप इतना सोचती हैं, या फिर जो चिंता आप दिखा रही हैं कि इमोशंस में ना बहकर पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर आप पैसा ना लगाइए। मार्केट का मूड माहौल क्या है, किस तरह के कंडीशंस है फिलहाल मार्केट में, क्या सिचुएशंस बन रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने माइंडसेट को अलाइन कीजिए मार्केट के साथ। उसी से आपकी जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है उसको भी मैच कीजिए, तो ही आप बाजार में लंबे समय तक टिक सकते हैं, वरना आप फिर बाजार की तरफ से बाहर धकेल दिए जाएंगे आपकी इमोशंस के बेसिस पर। चलिए, बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। ओपनिंग बस को मोस्ट यहीं पे वेलकम, थैंक यू सो मच। 4:45 बजे जुड़ेंगे क्लोजिंग बस में, तब तक के लिए नमस्कार।